मैक्सिमम 11 किलोमीटर, मैक्सिमम 1100 किलोमीटर की गहराई से लावा बाहर निकलता है। 3 पॉइंट। चौथा बताया था कि धरती का निर्माण कैसे हुआ, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुआ, अगर पता चल जाए तो बता देंगे धरती के अंदर कहाँ क्या है, बताया था। ये सब फेल हो चुका था। तो हम लोग बताया था लास्ट कि अर्थक्वेक, अर्थक्वेक के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे, भूकंप के माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे किस चीज़ का, धरती के अंदर का। तो लिख लीजिए, हेडिंग डाल दीजिए भूकंप। बड़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कल आना चाहिए था आप लोगों को। कल बड़ी मूल्यवान जानकारी आप लोगों को दिया था, कल साइंस से भी जोड़ा था चीज़ों को। भूकंप का जनरल परिभाषा होता है कि जब अचानक अनायास ही धरती कांपने लगे तो उसे क्या कहा जाता है, भूकंप। अब भूकंप के कई कारण हो सकते हैं। भूकंप 2 प्लेट के टक्कर से, या 2 प्लेट दूर जाएंगे या रगड़ करेंगे तब भी आएगा, या बहुत बड़ा भूस्खलन होता है, पहाड़ गिरता है नीचे तो आसपास की जमीन कांपने लगती है, इसको भी भूकंप ही कहते हैं। तो भूकंप जब अचानक किसी भी कारण से धरती कांपने लगे तो उसी को भूकंप कहते हैं। सडन ओसिलेशन ऑफ अर्थ इज नोन एज अर्थक्वेक। भूकंप का मतलब समझ गए। भूकंप के विषय में जिस बुक में हम लोग पढ़ते हैं, जिस विज्ञान में हम लोग पढ़ते हैं, जिस साइंस में हम लोग पढ़ते हैं, उसको बोला जाता है भूकंप विज्ञान। भूकंप विज्ञान, या अंग्रेजी में इसको बोल सकते हैं सिस्मोलॉजी। आप लिख सकते हैं सिस्मोलॉजी। आपको कभी भी ऑप्शन में भूकंप विज्ञान नहीं मिलेगा। भूकंप के अध्ययन को भूकंप विज्ञान कहते हैं, ऑप्शन में नहीं मिलेगा। ऑप्शन में क्या मिलेगा, सिस्मोलॉजी ही मिलेगा। इसलिए अंग्रेजी ही लिख लीजिए, हिंदी मत लिखिएगा। भूकंप विज्ञान लिखने से कोई फायदा नहीं है। इतना बेवकूफ थोड़ा ना सामने वाला कि पूछ लेगा कि भूकंप के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान, भूकंप, तो कोई मार देगा। तो सिस्मोलॉजी देगा आपको। जिस यंत्र से, जिस इक्विपमेंट से, जिस मशीन से भूकंप के तरंगों को मेजर किया जाता है, मापा जाता है, उसे बोला जाता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ जनरली सामान्य ज्ञान है, इसको नोट कर लीजिए। इसके
तो मार्केली स्केल, तीनों स्केल है, इन तीनों स्केल पे मापा जाता है किसको? भूकंप को। जैसे आप दूरी मापते हैं तो मीटर में भी मापते हैं, किलोमीटर में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में भी मापते हैं, वैसे ही ये भी स्केल, 3 स्केल है अलग अलग। लेकिन ज़्यादा प्रचलित स्केल कौन है? रिक्टर स्केल। इसमें 0 से लेकर 9 तक मापा जाता है, बस इतना याद रखिएगा। इसमें 0 से लेकर 9 तक, रिक्टर स्केल में 0 से लेकर 9 तक भूकंप को मापते हैं। 0 से लेकर 9 तक, ये सब आप जानते होंगे। रिक्टर स्केल तो सबको पता होगा, 6-7 क्लास हम लोग पढ़ रहे हैं कि भूकंप को मापने के यंत्र को सिस्मोग्राफ कहते हैं। जिस स्केल में मापते हैं, स्केल का मतलब यूनिट, किलोग्राम, मीटर, सेकंड जैसे यूनिट है ना, एंगस्ट्रॉम, उसी प्रकार से भूकंप के तरंग को मापने का यूनिट क्या है? रिक्टर स्केल, विचार्ट स्केल, मार्केली स्केल, इन सभी स्केल में भूकंप को हम मापते हैं। रिक्टर स्केल में कहाँ से कहाँ तक मापा जाता है? 0 से 9 तक। लेकिन 0 से 4 तक हमें महसूस नहीं होता, 0 से 4 तक हमें भूकंप का एहसास नहीं होता। बड़ी ध्यान से देखेंगे तो 4 महसूस हो जाएगा, पर 0 से 3 तक महसूस नहीं होता। धरती में हमेशा भूकंप आते रहता है, पर कुछ भूकंप हम उसको महसूस नहीं कर पाते। लेकिन 4 से पार होता है तब हमें महसूस होता है कि भूकंप आया है। लेकिन 6 से पार खतरनाक होता है, 6 से पार अगर जाएंगे आप तो खतरा हो सकता है। और 8 सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है, 9 की अभी तक कल्पना नहीं की गई है। तो रिक्टर स्केल। अब आइए, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। चलिए, भूकंप की उत्पत्ति जहां से होती है, जिस पॉइंट से, आज तक उस पॉइंट को कभी भी डिनोट नहीं किया जा सका। भूकंपीय तरंग कहां से उत्पन्न हो रही है, इस बात की जानकारी आज तक किसी को नहीं मिल पाया है। अगर ये पता चल जाए कि भूकंप की उत्पत्ति कहां से हो रही है, तो भूकंप की भविष्यवाणी भी हम करना शुरू कर देंगे। कभी न्यूज में भूकंप आता है तो आपने देखा है, न्यूज में बोलता है कि अभी हाल ही में सुबह तड़के 4 बजे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इसका एपिसेंटर चमोली में बताया जा रहा है। कभी सुना है कि इसका फोकस इतनी गहराई में बताया जा रहा है? कभी न्यूज वाले बोलते हैं कि इसकी फोकस 3000 मीटर गहराई पे बताया जा रहा है। एपिसेंटर बता देते हैं लेकिन फोकस नहीं बताते। तो जहां से भूकंप की उत्पत्ति हो रही है उसे बोलते हैं क्या हम लोग? फोकस। और जहां पहला झटका लग रहा है उसको बोलते हैं अधिकेंद्र। क्या बोलते हैं? अधिकेंद्र, एपिसेंटर। नोट कर लीजिए, इस फोटो को बना के नोट कर लीजिए। तो एक्चुअली क्या है ना कि दिखता है ना, आप लिख लेंगे तो उतना देर तक नहीं टिकेगा, अगर देख लेंगे तो ज़्यादा दिन टिकता है। तो फोकस और अधिकेंद्र, जहां पहला झटका लगे उस जगह को बोलते हैं अधिकेंद्र, एपिसेंटर। और जहां से उत्पत्ति हो रही भूकंप की उसको बोलते हैं फोकस। समझ में आ रहा है बात? तो फोकस जहां से उत्पत्ति हो रही है और जहां पहला झटका लग रहा है उसको बोलते हैं हम लोग एपिसेंटर। एपिसेंटर, अधिकेंद्र, नोट कर लीजिए इसको। क्लियर है? समझ में आ गया? वैसे भूकंप की भविष्यवाणी आज तक कहीं नहीं हो पाया, लेकिन चीन 1-2 बार किया है। कुत्ता और बिल्ली जो जानवर होते हैं ना, उनको भूकंप आने से पहले पता चल जाता है कि भूकंप आने वाला है, लेकिन उनके बिहेवियर को आपको पढ़ना पड़ेगा। इंडिया में तो मुश्किल है क्योंकि यहाँ कुत्ता बिल्ली भी इंसान की तरह कंफ्यूज है। बिना भूकंप के भी वो एक्टिंग कर देगा भूकंप जैसा, घर से निकल जाइएगा बाहर, भूकंप आएगा नहीं। कभी कभी भूकंप में भी बैठा रह जाएगा आराम से। चीन में ऐसा हुआ है कि भूकंप की भविष्यवाणी कुत्ता बिल्ली से कर लिया गया और कई लोगों को जान बचाया गया। चीन के एक प्रांत है सिनजियांग, वहाँ भूकंप आया था, तो वहाँ पर भूकंप से पहले कुत्ता बिल्ली की एक्टिविटी से पता लगा लिया गया और वहाँ 7 की तीव्रता से भूकंप आया, कई लोग मरते, सब बच गए। तो ये था। तो आगे आइए, मान लीजिए कि ये पॉइंट है, मान लीजिए कि ये ईरान का तेहरान है, भारत का दिल्ली है, म्यांमार का नेपिटो है, और मान लीजिए कि इंडोनेशिया का जकार्ता है। ये इन सभी जगहों पर सेम फ्रीक्वेंसी से भूकंप आया है, फ्रीक्वेंसी सेम है। मतलब मान लीजिए कि यहाँ 5 रिक्टर, ऐसा नहीं कि तेहरान में जितना भूकंप आता है तीव्रता उतने से दिल्ली आता है। ये मैं एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि धरती पर ये मान लीजिए 4 बिंदु हैं, ABCD, छोड़िए तेहरान, दिल्ली और नेपिटो और जकार्ता। ये 4 बिंदु धरती के हैं जहाँ पर एक समान फ्रीक्वेंसी से भूकंप आया है, फ्रीक्वेंसी सेम है। टाइमिंग अलग अलग की बात हो सकता है, टाइम सेम नहीं है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है। टाइम कभी भी हो सकता है, लेकिन ए पर जब भी आएगा भूकंप तो इतना ही पैमाना से आएगा, बी पे जब भी आएगा तो इतने ही पैमाना से आएगा, सी पे जब भी आएगा तो इतने ही पैमाना से आएगा, जब भी आएगा तो सेम ही आएगा।
तो दुनिया में जहां जहां भी एक समान फ्रीक्वेंसी से भूकंप आता है, उनको मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं आइसोसिस्मल लाइन, आइसोसिस्मल रेखा या आइसोसिस्मल लाइन। दुनिया में एक समान तीव्रता से भूकंप आता है जहां जहां। अब बोलेंगे इस लाइन को बनाने का क्या मतलब है, इस लाइन का कोई यूज भी है क्या? ये जो लाइन अब बनाए हैं, एक समान फ्रीक्वेंसी को मिलाने वाली जो रेखा बना दिया आपने, एक्चुअली हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ा रहे हैं और उस किसके माध्यम से जानेंगे? भूकंप के माध्यम से। ये भूकंप का चैप्टर नहीं है, ये भूकंप सिर्फ बेसिक इसलिए बता रहा हूं ताकि ये न लगे कि भाई पता नहीं भूकंप क्या होता है, समझ नहीं आ रहा है, फिर भी भूकंप किए जा रहे हैं। आप बोलेंगे सर इस लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या जरूरत है इस लाइन को खींचने का, बिना मतलब के लाइन काहे बना दिए? जरूरत है, एकमात्र जरूरत है आइसोसिस्मल लाइन का, या सुने होंगे आइसोथर्मल लाइन, आइसो हेलाइन, है ना, सुना है ना, आइसो हाइट, आइसो क्या, आइसो बार भी है नापने का, समुद्र की गहराई मापने का, वो तो फैदोमीटर से, तो उस एक समान गहराई को मिलाने वाली रेखा आइसोबाथ आइसोबाथ। आखिर इन रेखाओं का क्या मतलब है? ये सभी रेखा का एकमात्र मकसद है मैप बनाना। क्या बनाना? मैप तैयार करना। जैसे देख लो बच्चा, मान लो इंडिया में आप हो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत दिनों बाद ये सब चीज हमको मिला था, बहुत पढ़े समझे तब ये मिला, इसलिए आप डायरेक्ट समझ लीजिए इसको। मान लीजिए कि भारत में यहाँ भूकंप आए, अभी ऐसा मत बोलना कि सर गुजरात में जाएगा वही हम एक एग्जाम्पल ऐसे ही ले रहे हैं। मान लो इन सब जगह पे समान भूकंप आता है, तो क्या बना दिया आपने? ऐसे रेखा बना दिया भूकंप का एक समान, फिर एक दूसरी रेखा ऐसे आ गया, तीसरी रेखा ऐसे आ गया। ये सब क्या है? भूकंप को दिखाने वाला। इससे भूकंप जोन तैयार करने में आसानी होगा। भूकंप जोन कि भैया इतना से इतना होगा तो इस जोन में आएगा, इस जोन में आएगा, इस जोन में आएगा। तो भूकंप जोन, अर्थक्वेक जोन और अर्थक्वेक का मैप तैयार करने के लिए हम आइसोसिस्मल लाइन ड्रॉ करते हैं। आइसोथर्मल लाइन, तो टेम्परेचर को अगर दिखाना हो मैप में तो क्या खींचेंगे? आइसोथर्मल लाइन। एक समान टेम्परेचर वाले को एक लाइन में दिखाते चल जाएंगे, समझ रहा है? उससे टेम्परेचर जोन भी निकल जाएगा और टेम्परेचर, एक समान टेम्परेचर कहाँ कहाँ होता है ये भी पता चल जाएगा। तो ये जो आइसोसिस्मल लाइन, आइसोथर्मल लाइन, आइसोहेलाइन, आइसोबाथ, आइसोनीफ, ये सब का उपयोग एकमात्र है जोन बताना और मैप तैयार करना। समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं है। एक और बात समझ लीजिए, मान लीजिए कि भूकंप जो आया है इन पांचों बिंदु पर रिक्टर पैमाना सेम नहीं है। हो सकता है कि सेम भी हो या हो सकता है अलग अलग भी हो सकता है अलग अलग भी हो, सेम भी हो, उससे कोई मतलब। इस बार हमको फ्रीक्वेंसी से कोई लेना देना नहीं है, टाइमिंग से लेना देना है। एक ही समय में ऐसा कुछ हुआ कि उसी समय ए पॉइंट पे भी भूकंप के झटके लगे, उसी टाइम पे बी पॉइंट पे भी लगे, सी डी सब पे लगे, एंड टाइमिंग सेम है। फ्रीक्वेंसी सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस तरह के पॉइंट को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको बोलते हैं होमोसिस्मल लाइन। होमोसिस्मल लाइन लिख सकते हैं, अंग्रेजी में परिभाषा भी लिखवा देंगे। द लाइन ज्वाइनिंग अमंग द पॉइंट्स एट विच अर्थक्वेक केम एट इक्वल फ्रीक्वेंसी। द लाइन, अंग्रेजी वाला लिख लो पहले, वो वाला पहले लिखवा रहा हूं, पहले वाला का लिखवा रहा हूं डेफिनेशन। दोनों का फोटो बना लीजिएगा, ए बी सी डी ई, ए बी सी डी ई। ये वाला है आइसोसिस्मल लाइन का, आर 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 आर, आइसोसिस्मल लाइन, आइसोसिस्मल रेखा। दोनों लिखवा देता हूं परिभाषा, देखिए। द लाइन ज्वाइनिंग अमंग द पॉइंट्स at which earthquake came at equal frequency. The line joining among the points at which earthquake came at equal frequency. The line joining among the points at which earthquake came at equal frequency is known as isosismal line. Is known as isosismal line. Is known as isosismal line. देखिए वह रेखा जो एक समान तीव्रता वाले भूकंपीय बिंदु को मिलाती है, वह रेखा जो एक समान तीव्रता वाले भूकंपीय बिंदु को मिलाती है,
एक समान तीव्रता वाले भूकंपीय बिंदु को मिलाती है उसे आइसोसिस्मल, अब हिंदी मत करना, हिंदी नहीं डालेगा ऑप्शन में, उसे आइसोसिस्मल रेखा के नाम से जानते हैं, उसे आइसोसिस्मल रेखा के नाम से जानते हैं, उसे आइसोसिस्मल रेखा के नाम से जानते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, तो ये वाला लाइन बना दीजिएगा, फोटो ये वाला बन जाएगा उसका। अब होमोसिस्मल वाला का फोटो ही बनेगा, लेकिन पहले परिभाषा लिखिए। द लाइन ज्वाइनिंग अमंग द पॉइंट्स एट विच अर्थक्वेक केम साइमल्टेनियसली, टाइम सेम है, लिखिए द लाइन ज्वाइनिंग अमंग द पॉइंट्स एट विच अर्थक्वेक केम साइमल्टेनियसली, द लाइन ज्वाइनिंग अमंग द पॉइंट्स एट विच अर्थक्वेक केम simultaneously, at which earthquake came simultaneously is known as homosismal line। लिखिए वह रेखा जो एक ही साथ आने वाले भूकंपीय बिंदुओं को मिलाती है, या एक ही समय में, जो लिख दीजिए, वह रेखा जो एक ही समय में आने वाले भूकंपीय बिंदुओं को मिलाती है, एक ही समय में आने वाले भूकंपीय बिंदुओं को मिलाती है, वह रेखा जो एक ही समय में आने वाले भूकंपीय बिंदुओं को मिलाती है उसे होमोसिस्मल रेखा के नाम से जानते हैं, उसे होमोसिस्मल रेखा के नाम से जानते हैं, उसे होमोसिस्मल रेखा के नाम से जानते हैं। टाइमिंग से क्लियर है। अब आइए, अभी आपको मैंने कहा स्टूडेंट्स, इपीसेंटर तो पता होता है ये कहाँ इपीसेंटर है, लेकिन फोकस कहाँ है ये पता नहीं है, एकदम सेंटर में है कि बीच में है कि कोना में है ये पता नहीं है। हो सकता है कि इपीसेंटर यहाँ भी हो तो यहाँ स्ट्राइक करे आके, तो ये वाला क्या हो जाएगा इपीसेंटर, आई क्या हो जाएगा फोकस। कहीं भी हो सकता है फोकस, लेकिन फोकस की जानकारी आज तक किसी वैज्ञानिक यंत्र को नहीं हो पाया है। अभी तक कोई ऐसा वैज्ञानिक आविष्कार नहीं हुआ जो फोकस पता कर दे कहाँ से निकला है भूकंप, ठीक है ना। लेकिन जो भूकंपीय तरंग है, जो अर्थक्वेक वेव है, उसके, सुन लो, उसके फ्रीक्वेंसी के आधार पर और उसके वेलोसिटी के आधार पर उसको हम 3 हिस्सों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? मूल रूप से 3 भागों में बांटते हैं। पहले सुन लीजिए, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी वेव, एस वेव और एल वेव। तीनों मैं बता दूं कि धरती के अंदर से तीनों एक साथ निकलना शुरू होते हैं। धरती के अंदर से तीनों एक साथ निकलना शुरू होते हैं, लेकिन तीनों की स्पीड क्या होती है? अलग अलग। इसीलिए बारी बारी से धरती पर पहुंचते हैं। तो इन तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टी है तीनों भूकंपीय तरंग, लेकिन तीनों के अलग अलग क्या हैं? गुण हैं। तो कैसे इसको अलग कर पाएंगे तीनों को? तो लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी एंड नेचर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव। अकॉर्डिंग टू वेलोसिटी एंड नेचर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव। लिखिए, वेग और प्रकृति के आधार पर भूकंपीय तरंग को 3 भागों में बांटते हैं। वेग और प्रकृति के आधार पर भूकंपीय तरंग को 3 भागों में बांटते हैं। भूकंपीय तरंग को 3 हिस्सा में बांटते हैं, 3 भागों में बांटते हैं। पी वेव, पी तरंग हिंदी में लिख लीजिए, एस वेव, एस तरंग, एल वेव, एल तरंग। भूकंपीय तरंग को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। इन तीनों की अलग अलग प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है। तो हेडिंग डाल दीजिए बिना समय गवाए, प्रॉपर्टी ऑफ पी वेव, पी तरंग के गुण। हेडिंग डाल दीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ पी वेव, यानी पी तरंग के गुण। पी तरंग के गुण हेडिंग डाल दीजिए और नंबरिंग करके लिखिएगा, 1 2 ऐसे लिखते चलिएगा। इसको हेडिंग में रख दीजिए और इसके कई सारे प्रॉपर्टीज है, बारी बारी से। उससे क्या होता है ना कि पढ़ने में आसानी होता है, चीज आपको दिखता है। जब पॉइंट फॉर्म में आप लिखते हैं ना तो पढ़ने में मजा आता है, जल्दी जल्दी पन्ना भी खत्म होता है, एक पॉजिटिव मन में आता है। पन्ना जल्दी जल्दी पलटाए ना तो लगता है इतना पन्ना पढ़ गए, मन में लगता है ठीक है। अब किसी पेज में देखिए कि 20 लाइन में पन्ना खत्म, और किसी पेज में 40-45 लाइन में पन्ना खत्म। तो 4 पन्ना पढ़ते पढ़ते दिमाग थक जाता है।
और 10-10 लाइन में पन्ना अगर खत्म हो तो पता चला कि 40 लाइन में जो एक पन्ना खत्म हो रहा है 4 पन्ना खत्म है ना, 2-3 पन्ना पढ़ लिए तो लगता है 80-90 पन्ना खत्म, तो अंदर से पॉजिटिव फीलिंग आता है। पढ़े तो कम ही है पर लगता है इतना पन्ना आज पढ़ गए। तो इसलिए थोड़ा सा पॉइंट फॉर्म में लिखिएगा, नंबर लिखिए। पी तरंग के गुण में पहला लिखिए पी वेव ट्रेवल्स विद मैक्सिमम वेलोसिटी, पी वेव ट्रेवल्स विद मैक्सिमम वेलोसिटी। पी तरंग सबसे अधिक गति, दोनों भाषा बोलेंगे, पी तरंग सबसे अधिक गति से गमन करती है। पी वेव ट्रेवल्स विद मैक्सिमम वेलोसिटी, पी वेव ट्रेवल्स विद मैक्सिमम वेलोसिटी। पी तरंग सबसे अधिक गति से गमन करती है। बगल में ब्रैकेट देख लीजिए, अबाउट 6.5 किलोमीटर पर सेकेंड। अबाउट है, कहीं कहीं 6.6 रहेगा तो घबराइएगा मत, या कहीं 6.4 भी रहेगा तो घबराइए, किसी को इसका एग्जैक्ट मैंने लगभग 6.5 के आसपास, इसके लिए अबाउट इट्स वेलोसिटी इज अबाउट 6.5 किलोमीटर पर सेकेंड। इसका गति लगभग 6.5 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से होता है। क्लियर है? अब अभी क्या बताया कि तीनों तरंगों में सबसे अधिक गति से गमन करती है। इसका मतलब सबसे एक साथ निकलना शुरू हुआ तो सबसे पहले कौन पहुंचेगी धरती पर? तो लीजिए, पी वेव रीचेज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फर्स्टली। पी तरंग सबसे पहले धरती के सतह पर पहुंचती है। पी वेव रीचेज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फर्स्टली। पी तरंग सबसे पहले धरती के सतह पर पहुंचती है। रटना पड़ रहा है क्या? याद करना पड़ रहा है क्या? इसको सबसे तेज है तो सबसे पहले पहुंचेगी, बात खत्म है। पी वेव रीचेज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फर्स्टली। पी वेव रीचेज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ फर्स्टली। पी तरंग धरती के सतह पर सबसे पहले पहुंचती है। तीसरा पॉइंट एक बात बता दूं पहले, तभी लिखेगा। पी तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में जाती है। पी तरंग जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों माध्यम में चलती है। लेकिन सुन लो, लेकिन सॉलिड में उसकी स्पीड सबसे ज्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम। यानी सबसे ज्यादा स्पीड में पी तरंग कहाँ चलती है? सॉलिड में। लिक्विड में भी क्रॉस कर जाएगी, वो रुकेगी नहीं लेकिन स्पीड कम हो जाएगा। गैस में भी पार हो जाएगी लेकिन स्पीड और कम हो जाएगा। लिखिए, पी वेव ट्रेवल्स इन सॉलिड, लिक्विड, गैस इन ऑल द मीडियम। पी तरंग ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यमों में गमन करती है। पी तरंग ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यमों में गमन करती है। अगला प्रॉपर्टी भी लिखिएगा इसको। पी तरंग ठोस, द्रव और गैस, पी तरंग ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में गमन करती है। पी वेव ट्रेवल्स इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑल द मीडियम, इन ऑल द मीडियम। पी तरंग ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यमों में गमन करती है, लेकिन इसकी सबसे अधिक गति ठोस में होती है। ये भी बात लिख लीजिए। बट इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज इन सॉलिड, बट इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज इन सॉलिड, बट इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज इन सॉलिड, लेकिन इसकी सबसे अधिक गति कहां होती है? ठोस में होती है। कितना प्रॉपर्टी हो गया? 3 हो गया। अब सुनिए, सबसे तेज चलती है, सुन लो मेरी बात, सबसे तेज चलती है और सबसे कमजोर चलती है एल वेव। लेकिन सुन लो, सबसे तेज चलती है लेकिन सबसे कम विनाश इसी से होता है, और सबसे धीरे चलती है एल वेव, सबसे ज्यादा विनाश उसी से होता है। वजह यह है कि पी तरंग धरती के सतह पर रुकती बहुत कम समय के लिए है। जैसे कोई आदमी आपसे दौड़ रहे हैं बहुत तेज, और एक आदमी से हल्का टकराइए, थोड़ा सा समय दीजिए, मतलब हल्का टकरा के निकलिए, आप गिरेंगे। और एक आदमी सीधे टकराया, तब तक टकराता रहा, टाइम दिया आपको, तो आप गिरेंगे। समझ में आ रहा बात ना? तो एल वेव इसीलिए विनाशकारी होती है कि वो ज्यादा समय तक धरती पर रुकती है। पी तरंग रुकती ही नहीं, छू के निकल जाती है। अगर ये रुक गई ना पी तरंग, तो पता चला कि आप उभयचर प्राणी बन जाइएगा। समुद्र चलाएगा धरती पर, धरती चला जाएगा समुद्र में, ये स्थिति हो जाएगा, एम्फीबियन हो जाइएगा आप। तो कहने का मतलब यह है कि पी तरंग रुकती ही नहीं है, नहीं तो ये रुक गई ना तो प्रलय ला देगा ये। तो लिख लीजिए, पी वेव इज लिस्ट डिस्ट्रक्टिव, पी वेव इज लिस्ट डिस्ट्रक्टिव। पी तरंग सबसे कम विनाशकारी होती है, पी तरंग सबसे कम विनाशकारी होती है। एक बार तो हम भूकंप पढ़ा रहे थे, भूकंप आ गया था दिल्ली में, रात में 10-11 बजे खाना खा लिए, तो लॉज में रहते थे पहले शुरुआत में। तो बगल लड़का बोला सर भूकंप पढ़ाइए, आप भूगोल आपका है, तो पढ़ा ही रहे थे। दिल्ली में अक्सर भूकंप आ जाता है, ज़्यादा नुकसान नहीं करता पर इंटरटेनमेंट हम लोग का हो जाता है। रात को 10 बजे थोड़ा सा बाइक उधर हाईवे पे घूम के चले आए, तो दिल्ली में इंटरटेनमेंट हो जाता है थोड़ा सा। अभी तो बाहर में बड़ी स्मॉग चल रहा है वहाँ, दिल्ली पूरा एकदम समझिए कि अब धुंध हो जाता है। सुबह शाम आप सांस लें, दोपहर में तो घूम सकते हैं धूप में, लेकिन सुबह शाम दिक्कत हो रहा है वहाँ, है ना? तो क्या लिखा आपने? पी तरंग सबसे कम विनाशकारी होती, क्यों भैया?
लिख लीजिए, क्योंकि वह सबसे कम समय तक धरती की सतह पर रुकती है, क्योंकि वह बहुत कम समय तक धरती के सतह पर रुकती है। आज पता है आपको, उत्तर भारत में जो भूकंप आ रहा है, नॉर्थ इंडिया में जो भूकंप आ रहा है, वो किस कारण से आ रहा है? प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी तो है ही, लेकिन देखिए आपने पढ़ा होगा एक सिद्धांत होम्स का, आपने पढ़ा होगा होम्स का सिद्धांत और कोबर का सिद्धांत। पर्वत निर्माण के संबंध में कोबर और होम्स का सिद्धांत पढ़े होंगे। तो कोबर ने जो सिद्धांत दिया उसका नाम था भूसन्नति सिद्धांत। उन्होंने 3 पर्वत के निर्माण में, माउंटेन फॉर्मेशन में उन्होंने 3 स्टेप बताया। पहला उन्होंने कहा लिथोजेनेसिस, पहला क्या उन्होंने कहा? लिथोजेनेसिस। दूसरा कहा उन्होंने ओरोजेनेसिस, और तीसरा बताया उन्होंने गिलिप्टोजेनेसिस। 3 अवस्था बताया पर्वत निर्माण की, 3 अवस्था बताया। फोल्ड माउंटेन जो आज हिमालय देख रहे हैं आप, हिमालय जैसे पर्वत के निर्माण की 3 स्टेज बताया। किसने? कोबर महोदय ने। ध्यान समझिएगा, कोई बड़ा बात नहीं बोल रहा हूं। उन्होंने कहा कि जहां आज ऊंचे ऊंचे पर्वत है, भूकंप आए तो थोड़ा सा और समझा दूं तो आगे बढ़ूं। जहां आज ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं वहां कभी गहरा गड्ढा रहा होगा, ये कोबर ने कहा। तो आश्चर्य किया लोगों ने कि बताइए हिमालय जैसा पर्वत गड्ढा में बनेगा? ये पछने वाली बात है। बोला बिल्कुल गड्ढा में बना है। बलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन जो है दुनिया का सबसे ऊंचे पर्वतों में शामिल है। बलित पर्वत या फोल्ड माउंटेन दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वतों में शामिल है। रॉकी, एंडीज, एटलस, आल्प्स, ग्रेट बैटिंग रेंज, हिमालय, काराकोरम, ये सब फोल्ड माउंटेन है। तो उन्होंने कहा कि जो बलित पर्वत है, फोल्ड माउंटेन आज ऊंचे ऊंचे देख रहे हैं, उसका निर्माण गहरा गड्ढा में हुआ है। और उस गड्ढा को उन्होंने कहा जियोसिंक्लाइन। क्या कहा उसको उन्होंने? जियोसिंक्लाइन। हिंदी में बोला भूसन्नति। इसीलिए इनके सिद्धांत को भूसन्नति सिद्धांत भी कहते हैं। पर्वत निर्माण के संबंध में भूसन्नति सिद्धांत किसने दिया था? कोबर महोदय। कोबर महोदय ने भूसन्नति को, जियोसिंक्लाइन को, गड्ढा, जो गहरा गड्ढा जिसके बारे में चर्चा कर रहे हैं, उस गड्ढा को उन्होंने कहा जियोसिंक्लाइन। और जियोसिंक्लाइन भूसन्नति को फोल्ड माउंटेन का, बलित पर्वतों का पलना कहा था उन्होंने। क्या बोला था? कि बलित पर्वत को किसने पालन पोषण किया? उस गड्ढे ने, है ना। उस गड्ढा में उन्होंने कहा कि सबसे पहले मिट्टी का जमाव होता है। उन्होंने कहा कि उस गड्ढा में लगातार नदियों के द्वारा मिट्टी का जमाव किया जाता है। मिट्टी का जमाव करने से वो गड्ढा भर जाता है, वो काफी भारी होता है वो मिट्टी जो जमा हुआ है, तो उसके भार से, उसके दबाव से वो गड्ढा और धंस जाता है, जिससे उसमें और मिट्टी जमा होता है, जिससे काफी मोटे लेयर में मिट्टी का जमाव हो जाता है। और फिर बाद में उनमें फोर्स लगता है तो मिट्टी, जो गीला मिट्टी है, उसमें फोल्ड हो जाता है, जिससे फोल्ड माउंटेन का निर्माण होता है। तो पहला उसने कहा पर्वत निर्माण की पहली अवस्था क्या है? लिथोजेनेसिस, यानी मिट्टी का जमाव होना। मिट्टी के जमाव की प्रक्रिया को उन्होंने क्या कहा? लिथोजेनेसिस। और दूसरा प्रक्रिया कहा ओरोजेनेसिस। आप जर्मन, यूनानी भाषा में पर्वत को ओर कहा जाता है। ओरोग्राफी पढ़े होंगे आप लोग। पर्वत के अध्ययन को किसमें पढ़ते हैं हम लोग? एक नया जीके मिल गया आपको। पर्वत का अध्ययन जिस किताब में, जिस विज्ञान में करते हैं, उसका नाम क्या होता है? ओरोग्राफी। ओरोग्राफी, है ना। जैसे मेरी टाइम, महासागर को क्या बोलते हैं? मेरी टाइम बोलते हैं समुद्र को। उसी तरह से भाई पर्वत के अध्ययन को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ओरोग्राफी। तो पहला है मिट्टी का जमाव होना। भारी मात्रा मिट्टी का जमाव होता है, जिससे बाद में उसमें फोल्ड होने लगता है दबाव के कारण। तो भैया पहला स्टेज है लिथोजेनेसिस, और दूसरा है जब दबाव पड़ा, मोड़ होने लगा, तो उसको बोलते हैं ओरोजेनेसिस। और तीसरा स्टेज है गिलिप्टोजेनेसिस। इसमें है कि भैया पर्वत जब बन जाएगा, ऊंचा पर्वत, तो जमीन के साथ वो बैलेंस नहीं बना पाएगा, तो बैलेंसिंग का काम करता है पर्वत। एक समय आएगा जब फिर बैलेंस हो जाएगा, फिर पर्वत की हाइट नहीं बढ़ेगा। सुने होंगे हिमालय, काराकोरम की हाइट बढ़ रहा है। माउंट एवरेस्ट की हाइट हाल ही में 0.86 सेंटीमीटर बढ़ गया है। ये करंट अफेयर आपके लिए है। 0.86 सेंटीमीटर बढ़ गया हिमालय की ऊंचाई। ये अभी चल रहा है चर्चा में। तो क्योंकि अभी पर्वत क्या कर रही है? अब किस स्टेज में? ओरोग्राफी खत्म हो चुका है, अब गिलिप्टोजेनेसिस स्टेज में आ गया है पर्वत, यानी कि अब संतुलन की अवस्था में हिमालय चल रहा है। तो क्या हो रहा है? आसपास के जमीन से संतुलन करने की कोशिश कर रहा है, जिससे क्या होता है? असंतुलन हो जाता है कभी कभी, जिससे क्या हो जाता है? आसपास के क्षेत्रों में भूकंप के झटके महसूस होते हैं। तो जो दिल्ली और हरियाणा और पंजाब और उत्तराखंड और हिमाचल और जम्मू कश्मीर में जो भूकंप आ रहा है, वो इसी वजह से आ रहा है। वैसे अभी भी जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, आप जानते हैं कि आप किस प्लेट पे बैठे हैं? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इसमें हिंद महासागर भी शामिल है। उधर साइबेरिया प्लेट से टकरा रहा है। आप जानते हैं कि हाल ही में नेपाल में भूकंप आया था, सुना था आपने? बहुत भयानक भूकंप, कई लोग मरे थे, है ना। 26 अप्रैल को, अब एग्जैक्टली 2015,
हाँ भूकंप आया था, ध्यान नहीं एग्जैक्टली, तो 25 अप्रैल, अच्छा हाँ 25/2015 को भूकंप आया था, उसमें कई लोग मरे, क्योंकि अभी भी इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट साइबेरिया के प्लेट से टकरा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि सर प्लेट अगर दूर, नेपाल कहाँ पर है, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट और साइबेरिया प्लेट के बीच में नेपाल है। बोला सर अगर प्लेट ये टकरा रहा है अभी, अगर दूर जाने लगे तो क्या हो जाएगा, हम पूरा नेपाल में क्या होगा, पूरा नेपाल में लावा निकलने लगेगा अंदर से, पूरा नेपाल जमीन पाताल लोक में चला जाएगा। समझने वाली बात है, समझ में आ गया। तो भूकंप कि जब पहला झटका लगता है, पहला झटका वो कौन सा झटका है, पी तरंग, इससे कोई नुकसान नहीं होता, तब ना बोलते हैं कि चलो अब घर से बाहर, दूसरा झटका का वेट मत करो। अगर दूसरा झटका भी आ गया तब भी बैठे हैं घर में, इसका मतलब कि आप पीड़ा में है ना, अब इस जीवन से कोई मोह माया अब नहीं है। तो बात वही है। तो भैया मेरा कहना है कि पी तरंग सबसे कम विनाशकारी होती है। क्यों? क्योंकि बहुत कम समय तक रुक गई तो मामला बिगाड़ देगा, है ना। अब आइए नेक्स्ट, अगला प्रॉपर्टी लिखिए, पी वेव इज नोन एज, पी वेव इज नोन एज पीएलसी वेव, पी वेव इज नोन एज पीएलसी वेव, पी वेव इज ऑल्सो नोन एज, लिख दीजिएगा पीएलसी वेव, पी वेव इज ऑल्सो नोन एज पीएलसी वेव, पी वेव इज ऑल्सो नोन एज पीएलसी वेव, पी वेव इज ऑल्सो नोन एज पीएलसी वेव, पीएलसी वेव, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब P का मतलब लिख लीजिए, P फॉर प्राइमरी वेव, P फॉर प्राइमरी वेव यानी प्राथमिक तरंग। इसको P तरंग को किस नाम से जानते हैं, प्राइमरी वेव, प्राथमिक तरंग। L का मतलब लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव यानी अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग पढ़े होंगे 9th क्लास में। और C का मतलब कॉम्प्रेशनल वेव, यानी संपीड़न तरंग। पी तरंग को इन तीनों नामों से जानते हैं, प्राइमरी वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव एंड कॉम्प्रेशनल वेव। बताते हैं क्या है, इसका भी परिचय दे देते हैं आपको। देखिए तरंग गति पढ़े होंगे आप लोग 9th 10th क्लास में, एक चैप्टर हम लोगों को पढ़ना था वेव मोशन, मैकेनिक्स का ही हिस्सा है वो, है ना। गति ग्रेविटेशन के बाद हम लोग क्या पढ़ते थे, वेव मोशन। फिर वर्क पावर और एनर्जी का चैप्टर होता था, और फिर मशीन आता था अंतिम में, है ना। आदर्श मशीन, आदर्श इंजन क्या होता है, जिसकी इफिशियंसी 100% हो। पर ऐसा संभव है कि 100% किसी की एफिशिएंसी हो सकता है। आदर्श इंजन उसको बोलते थे, आइडियल मशीन। कुल मैकेनिक्स से किए होंगे, इंजीनियरिंग तो जानते होंगे वो, है ना। अंतर्दहन इंजन, बहिर्दहन इंजन, है ना, जिसमें ईंधन बाहर जलता है, मशीन अंदर चलता है, तो उसको बोलते हैं बहिर्दहन इंजन। और जब मशीन के अंदर सब जलता जुलता है तो क्या बोलते हैं, अंतर्दहन इंजन। तो खैर हम लोग वेव मोशन पढ़े हैं, और वेव मोशन में जानते हैं कि तरंग दो प्रकार का होता है। तरंग दो प्रकार का, एक ऐसी तरंग है जिसको चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए, ऐसी तरंग जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए। मीडियम मतलब हवा, पानी, कुछ चाहिए। अगर वैक्यूम होगा तो नहीं चलेगा, अगर वैक्यूम होगा तो नहीं चलेगा। यहाँ से हवा हटा ले, जैसे साउंड हम बोल रहे हैं, अगर यहाँ पर हम कर दें वैक्यूम, हटा ले हवा भी, तो कितनों चिल्लाएं आप तक बात नहीं पहुँचेगा। आप देखते होंगे कि ऑफिस वगैरह में कुछ इस तरह का शीशा लगाया जाता है जिससे अंदर की आवाज़ बाहर नहीं जाता है, तो वैक्यूम बनाया जाता है बीच में। साउंड वैक्यूम में कभी नहीं चलेगा। तो दो तरह की तरंगे हैं, लेकिन लाइट वैक्यूम में भी चल सकता है। तो दो तरह की तरंगे हैं, एक ऐसी तरंग जिसके लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए, बिना मीडियम के नहीं जाएगा, और कुछ ऐसी तरंगे हैं जिनमें मीडियम हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, और मीडियम नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो जो बिना मीडियम के भी चले उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। और जिसको चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए उसे यांत्रिक तरंग या मैकेनिकल वेव के नाम से जानते हैं। बिना मीडियम के न चले, जैसे साउंड क्या हो गया, मैकेनिकल वेव, इसके लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए ही चाहिए। जिस तरंग के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए उसे बोलते हैं मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंग, और जिस तरंग के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी
विद्युत चुंबकीय तरंग। एकदम क्लियर है आप लोगों का, समझ गए फंडा। वैसे बता दें कि विद्युत चुंबकीय तरंग में कुछ तरंग हैं जिसका एक ट्रिक है, ये बताया था एक दिन लगता है, CGX UVI MR लिख लीजिए, वैसे कर लीजिए विद्युत चुंबकीय तरंग। ये आ गया विज्ञान का विषय, इस चैप्टर से इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके काम को बड़ी आसान कर देगा। ये जो ट्रिक लिखा हूं ना, यूपीएससी में, बीपीएससी में तो आज तक उतना नहीं पूछा, लेकिन एनडीए, असिस्टेंट कमांडेंट, सीडीएस, यूपीएससी, आईएएस, सिविल सर्विसेज में कई बार पूछा। जानते हो क्या पूछा है? इन तरंगों को अरेंज कीजिए फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग और वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। तो ये क्रम से अरेंज्ड है। 3 बार बोल दीजिएगा, CGX UVI MR, सबका मतलब लिख देंगे, टेंशन मत लीजिए। CGX UVI, इतना ध्यान से देख लेंगे तो गायब हो जाएगा। CGX UVI MR, CGX UVI MR, बोलो एक बार। लिखो, C से लिखो कॉस्मिक रे, C से लिखो, MR मतलब मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव नहीं, लिखिए C का मतलब कॉस्मिक रे। अब देखो ये ट्रिक बनाया हुआ है। C का मतलब कॉस्मिक रे, ब्रह्मांडीय विकिरण। कॉस्मिक, कॉस्मस मतलब क्या होता है? ब्रह्मांड। कॉस्मिक रे। G से लिखिए गामा रे, वैसे गामा का साइन ये होता है, लेकिन हम G लिख दिए। अब इसको क्या बोलेंगे वहां ट्रिक में, तो दिक्कत हो जाता है। G से लिखिए गामा रे, कल ही बताया था कि इसका खोज रदरफोर्ड ने किया था। अल्फा, बीटा और गामा की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। लेकिन रेडियो एक्टिविटी के विषय में बताया था बेकुरल ने, हेनरी बेकुरल ने। तो G से लिखिए गामा रे, X से लिखो एक्सरे, कौन नहीं जानता? हाँ, रॉन्टजन ने खोजा, बिल्कुल सही, वाह, रॉन्टजन ने खोजा इसको। आवाज इसको रिक्शा वाला भी जानता है। अगर बोलिएगा चोट लग गया तो एक्सारा करा लीजिए, एक्सरे नहीं बोलेगा वो, एक्सारा है ना, एक्सारा करा लो भैया। यू से लिखो अल्ट्रा वायलेट, यू से लिखो, हम तो कहते हैं कि इनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला, सॉरी केमिस्ट्री ने, फिजिक्स का, हाँ फिजिक्स का पहला नोबेल प्राइज था बिल्कुल। और केमिस्ट्री का पहला किसको मिला? वानथॉफ। केमिस्ट्री का पहला नोबेल प्राइज किसको मिला? वानथॉफ को मिला था। खैर जाने दीजिए। तो एक्स से लिखो एक्सरे, यू से लिखिए अल्ट्रा वायलेट, हिंदी में पारा बैगनी किरणें, हिंदी में लिखिए पारा बैगनी किरण। अल्ट्रा वायलेट का हिंदी क्या होता है? अरे सूरज से आने वाली पैरा बैगनी किरणों से हमें ओजोन परत बचाती है, ये हमने पढ़ाया था। ओजोन लेयर प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट रे ऑफ सन, और अल्ट्रा वायलेट रे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्किन कैंसर एंड इट इज ऑल्सो यूज फॉर क्या? ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। यानी एकमात्र ऐसा विकिरण है जिसका यूज ट्रीटमेंट, कैंसर के ट्रीटमेंट में भी करते हैं और कैंसर होने में भी इसका प्रयोग होता है। तो अल्ट्रा वायलेट रे पैराबैग्निक किरणों से हमें कौन बचाती है? ओजोन परत। वी से लिखिए विजिबल, दृश्य प्रकाश, विजिबल रेडिएशन। 9वीं 10वीं में लिस्ट दिया रहता था, पता है आपको, और उसमें सामने वेवलेंथ भी लिखा रहता था। हाँ, जिसमें था हमको ध्यान नहीं है, बहुत दिन पहले 9th किया इसलिए पता नहीं है। जी एक्स, वी से लिखिए विजिबल, दृश्य प्रकाश, यहीं से आपको दिखाई देगा दृश्य प्रकाश। आई से लिखिए इंफ्रारेड, आई से लिखिए इंफ्रारेड, हिंदी में लिखिए इसको अवरक्त प्रकाश, हिंदी में लिखिए अवरक्त प्रकाश। पता है आपको, इसका प्रयोग टीवी के रिमोट में करते हैं। रिमोट से जो रे निकलता है ना सामने, जैसे टीवी चल जाता है, चैनल चेंज हो जाता है, वो रे कौन सा है? इंफ्रारेड। 2010 या 11 में यूपीएससी में भी क्वेश्चन आया था पीटी में, एक बार चेक करिएगा, 9 या 10 में है, 11 में नहीं, 9 या तो 10 में सीधे पूछा था क्वेश्चन यूपीएससी आईएएस में कि भाई टीवी के रिमोट में या दूर देखने में, अंधेरों में देखने में किसका प्रयोग करते हैं? इंफ्रारेड, यानी अवरक्त प्रकाश। एम से लिखिए माइक्रोवेव, एम से लिखिए माइक्रोवेव, एम से लिखिए माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे, एम से लिखिए माइक्रोवेव यानी सूक्ष्म तरंगे। और आर से लिखिए रेडियो वेव, आर से लिखिए रेडियो वेव। रेडियो वेव का खोज किसने किया? अरे मार्कोनी ने तो बाजा की खोज किया था जी, वो जो बाजा गांव में 7:30 के समाचार वाला बाजा, रेडियो तरंग का खोज किसी और ने किया। और जो बाजा सुनते थे गांव में, वो बाजा का खोज किया मार्कोनी। गांव में क्या बोलते थे रेडियो को? बाजा। ले आओ बाजा जी, 7:30 के समाचार आ रहा होगा। दादाजी सुनते थे पहले, और गांव में सन्नाटा होता है, तो इस दरवाजे पर 7:30 वाला समाचार चल रहा है तो दूसरे दरवाजे पर भी सुनाई देता था, और फिर तुरंत बीबीसी आ जाता था, अब बीबीसी का भी न्यूज चलता था उसमें। अब पूरा खत्म 9 बजे होता था, तभी लोग खाना खाने जाते थे, और लालटेन लेके तब तक हम लोग पढ़ते रहते थे, और एकदम उठना नहीं है। उस समय गांव में बिजली नहीं थी ना, कोटा में से तेल मिलता था, वो भी हम लोग ज्यादा पढ़ने लगते थे तो
15 दिन में तेल खत्म। पिताजी का दोस्त था तो दे देता था फ्री में कुछ और तेल, है ना, चलता है। तो भैया मैं ये कह रहा हूं कि रेडियो तरंग का खोज किया था डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने, हर्षल ने नहीं। डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक जिन्होंने बायोलॉजी और फिजिक्स दोनों में काम किया। पेड़ पौधा में जान होता है बताने वाला पहला विद्वान डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु, और रेडियो तरंग का खोज करने वाला व्यक्ति डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। ये क्वेश्चन एफसीआई, पहले एसएससी एग्जाम लेती थी एफसीआई का, तो उसमें आया था एकमात्र वैज्ञानिक का नाम बताइए जो फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों में काम किए हैं, तो कौन है? डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। यानी रेडियो तरंग का खोज किसने किया? डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु। इन्होंने ही पहली बार बताया था कि पेड़ पौधे में जान होता है। अब बाकी इन्हीं के थ्योरी चुरा के मार्कोनी ने क्या कर दिया? बाजा बना दिया। बाजा ही बनाने वाले थे लेकिन मार्कोनी बना दिया बाजा। चलिए बाजा का भी अब अपना इंपॉर्टेंस था, खत्म हो गया धीरे धीरे, मोबाइल में ही सब कुछ हो गया। तो चलिए, तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव लिख लीजिए। फ्रीक्वेंसी का घटता क्रम है, ये क्रम से है भैया, लिखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का घटता क्रम है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी मतलब कि आवृत्ति का घटता क्रम। घटता क्रम मतलब जान रहे हो ना, सबसे ज्यादा आवृत्ति कॉस्मिक का, उसके बाद उससे कम गामा का, उससे कम एक्सरे का, उससे कम अल्ट्रावायलेट का, यानी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा? कॉस्मिक का। उसके बाद गामा रे का, उस सबसे कम किसका होगा फ्रीक्वेंसी? रेडियो वेव का। ये फ्रीक्वेंसी का क्या है जी? डिक्रीजिंग ऑर्डर, आवृत्ति का घटता क्रम। और आप जानते हैं कि आवृत्ति जो होता है वेवलेंथ का डायरेक्ट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। फ्रीक्वेंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ का, इसलिए वेवलेंथ का क्या होगा? ये बढ़ता क्रम है ना। जिसका सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी उसका वेवलेंथ सबसे कम, तो लिख लीजिए वेवलेंथ का बढ़ता क्रम यही है। यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम, आवृत्ति का घटता क्रम और तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम। तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम, तरंग दैर्घ्य का बढ़ता क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ। परीक्षा ये इस ट्रिक का क्या इंपॉर्टेंस है वो तब समझ में आएगा जब बीच से 4 निकाल देगा। हाँ, निकाल कर आपको क्या कहेगा? अरेंज कीजिए सही क्रम में, एक यहां से ले लेगा, एक यहां से, एक यहां से, एक यहां से, अगर अरेंज कीजिए तो ये वाला ट्रिक रहेगा। तो कहीं से कुछ भी दे दे, CGX, UVI, MR कुछ भी दे दो, हम अरेंज कर देंगे। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा। चलिए, ये तो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। सब कौन से वेव हैं? ये सब कौन से वेव है भैया? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इनको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए। और दूसरा होता है मैकेनिकल वेव, जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए ही चाहिए। अब सुन लीजिए, मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये दोनों दो प्रकार के होते हैं। ये दोनों दो प्रकार के होते हैं। पहला लॉन्गिट्यूडनल वेव और दूसरा ट्रांसवर्स वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव। देखो, लॉन्गिट्यूडनल नाम से ही लग रहा है। लॉन्गिट्यूडनल जो अपने एक्सिस के पैरेलल चले, जो अपने एक्सिस के पैरेलल चले। सुने होंगे संपीड़न, विरलन, संपीड़न, विरलन, कॉम्प्रेशन, एक्सपेंशन, कॉम्प्रेशन, एक्सपेंशन, कॉम्प्रेशन, एक्सपेंशन। इस फॉर्म में अगर कोई तरंग चले, या ऐसा तरंग जो अपने एक्सिस के पैरेलल चले, 180 डिग्री का कोण बना के चले, पाई डिग्री का कोण बना के चले, यानी 180 डिग्री का कोण बना के चले, मतलब कि पाई का मतलब कितना होता है? यानी पैरेलल का मतलब एंगल कितना बनेगा? 180 डिग्री। यानी कि अपने एक्सिस के पैरेलल जो तरंगे चलती हैं, जैसे स्प्रिंग को खींच दिए, आगे पीछे हो रहा है, यही क्या है भैया? लॉन्गिट्यूडनल वेव। और ऐसी तरंग जो अपने एक्सिस के परपेंडिकुलर चले, परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का कोण बना के चले, π/2 बना के चले, 90 डिग्री का कोण बना के चले। ऐसी तरंगे जो π/2 मतलब 90 डिग्री, पाई मतलब 180, तो 2 से भाग देंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री यानी एक्सिस के ऊपर नीचे चले, यानी क्रस्ट एंड ट्रफ के रूप में चले। क्रस्ट एंड ट्रफ के रूप में, श्रिंग और गर्त के रूप में चले, उसे बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ये लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ये ट्रांसवर्स वेव है। मतलब पी तरंग जो है वो कैसा तरंग है जी? लॉन्गिट्यूडनल वेव है, यानी इस तरह से चलती है। पी तरंग के अगर जहां पर लिखे हैं ना लॉन्गिट्यूडनल वेव, उसके बगल में ये वाला चित्र बना लीजिए, उससे आपको थोड़ा सा समझ में आते रहेगा हमेशा। समझ में आ रहा है भाई? ये वेव मोशन का भी बेसिक कर दिया आप लोगों को। हाँ ठीक है, कहा नहीं, ध्वनि तरंग वैसी चलती है तो लिखिए, लास्ट में वही लाइन लिखेंगे हम, उसी लाइन को अंतिम में लिखेंगे। स्टेप बाइज न चले, पहले इसको बता देंगे तब ना ध्वनि को चलाएंगे वैसे।
बिल्कुल लिख सकते हैं, काहे नहीं लिख सकते हैं। देखो भैया, तो इसके बगल में फोटो बना लीजिए। और कॉम्प्रेशनल से समझ में आ ही गया होगा, कॉम्प्रेशन एक्सपेंशन के फॉर्म में जो चलता है उसे क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्प्रेशनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, या ये तो प्राइमरी तो है, पहले चलती इसलिए प्राइमरी नाम पड़ गया। क्लियर है। अगला लिखिए, बिल्कुल अगला पॉइंट वही लिखवा रहा हूं। देखिए, पी वेव इज लाइक साउंड वेव, पी वेव इज लाइक साउंड, साउंड ऐसे ही चलती है, साउंड ऐसे नहीं चलती है। पी वेव इज लाइक साउंड वेव, साउंड वेव भी कैसा वेव है, अब क्लियर हो गया ना, लॉन्गिट्यूडनल वेव। साउंड वेव भी कैसा वेव है, लॉन्गिट्यूडनल। अब एक सवाल आपके तरफ से हम पूछ रहे हैं अपने आप से कि सर अगर लॉन्गिट्यूडनल की जगह साउंड ट्रांसवर्स हो जाए तो क्या होगा। तो फिर बीबी भारती में गाना आता था, पहले रेडियो में बीबी भारती एक चैनल था, जहां आपकी फरमाइश, लल्लू पहलवान, छोटू पहलवान, रामू पहलवान, है ना, वो बोलते रहता था। इसने इन्होंने फरमाइश किया है एक के.एल. सहगल के इस गाने का, पता नहीं कौन फरमाइश करता था, सोने का बंगला, चांदी का जंगला, एक बंगला बने न्यारा। तो भैया वो छोटे पहलवान, लल्लू पहलवान वाला जो बीबी भारती था, उसमें गाना का कुछ लाइन तेज और कुछ लाइन एकदम धीमा हो जाता था। पता चला कि जो मेन लाइन सुनने वाले थे, जिससे दिल को सुकून मिलता, वही लाइन धीमे कर दिया, है ना। तो भैया, तो ये जो बीबी भारती वाला गाना अगर ऊपर नीचे हो जाए, साउंड ऐसे ना चल के, साउंड ऐसे चलती है इसलिए हमको रेगुलर सुनाई देता है। अगर साउंड ऊपर नीचे चलने लगे तो पता चला साउंड का कुछ हिस्सा तेज सुनाई दिया और कुछ धीमा सुनाई दिया। अब भुलाएंगे कभी जीवन में, अब जीवन में कभी नहीं भूलेंगे कि साउंड लॉन्गिट्यूडनल वेव है कि ट्रांसवर्स वेव है, ऐसे वाला है कि ऐसे वाला है, ऐसे वाला है। इसीलिए लाइट ये वाला वेव है। लाइट वेव कैसा है, ऐसा। अगर लाइट ऐसे चलने लगे तो क्या घाटा होगा, साउंड अगर ऐसे चलने लगे तो क्या घाटा होगा, कुछ ऊपर चला जाएगा तो धीरे सुनाई देगा, और जो कान के सामने सही सुनाई देगा। अगर लाइट ऐसे चलने लगे तो क्या होगा, लाइट नहीं, लाइट अगर ऐसे चलाएंगे ना, अगर ऐसे चलने लगेगा लाइट, तो जहां जलाए हैं वहीं उजाला करेगा। और चूंकि ऊपर नीचे चलती इसलिए फैल जाती है लाइट, ऊपर नीचे चलती इसलिए लाइट फैल जाती है। तो आज के बाद नहीं भूलिएगा, कभी भूल भी जाएंगे तो पता चल जाएगा कौन सा वेव लाइट है, कौन सा वेव साउंड है। तो लिख लीजिए, पी तरंग ध्वनि तरंग के समान होता है, हिंदी में लिख लीजिए, पी तरंग ध्वनि तरंग के समान होता है। चलिए अब लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ एस वेव, एस तरंग के गुण, एस तरंग के गुण। एस तरंग के गुण, प्रॉपर्टी ऑफ एस वेव, एस तरंग के गुण। लिखिए नंबर 1, लिखिए वेलोसिटी ऑफ एस वेव इज अबाउट हाफ ऑफ पी वेव, वेलोसिटी ऑफ एस वेव इज अबाउट हाफ ऑफ पी वेव, हाफ ऑफ पी वेव, वेलोसिटी ऑफ एस वेव इज अबाउट हाफ ऑफ पी वेव। एस तरंग की गति पी तरंग की लगभग आधी होती है, लगभग आधी। इसमें लिख लीजिए 3.5 अबाउट किलोमीटर पर सेकेंड। लिखिए, एस तरंग की गति पी तरंग की लगभग आधी होती है, एस तरंग की गति पी तरंग की क्या होती है, आधी होती है, लगभग आधी कर दीजिएगा, एकदम एग्जैक्टली आधी नहीं, लगभग आधी होती है। एस तरंग की गति पी तरंग की लगभग आधी होती है। लिखिए एस वेव रीचेज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ आफ्टर पी वेव, एस तरंग पी तरंग के बाद धरती के दूसरा पॉइंट, इसको ब्रैकेट में कर दीजिए इसको। देखिए, एस तरंग पी तरंग के बाद धरती के सतह पर पहुंचती है, एस तरंग पी तरंग के बाद धरती के सतह पर पहुंचती है, एस तरंग पी तरंग के बाद धरती के सतह पर पहुंचती है, एस तरंग पी तरंग के बाद धरती के सतह पर पहुंचती है। हो गया, ये तो ऐसे भी क्लियर है भैया, वेलोसिटी आधा है तो बाद में पहुंचेगा, क्लियर है। लिखिए, एस वेव ट्रेवल्स आइदर इन सॉलिड और इन सेमी लिक्विड, एस वेव ट्रेवल्स आइदर इन सॉलिड और इन सेमी लिक्विड, एस वेव ट्रेवल्स आइदर इन सॉलिड और इन सेमी लिक्विड। एस तरंग ठोस के साथ साथ अर्ध द्रव में भी गमन करती है, एस तरंग ठोस के साथ साथ अर्ध द्रव में भी गमन करती है, अर्ध द्रव में भी गमन करती है। एस तरंग ठोस के साथ साथ अर्ध द्रव में भी गमन करती है। अर्ध द्रव समझते हो ना, सेमी लिक्विड, जेल नहीं, देखो जेल, सेमी लिक्विड का मतलब कंप्लीट लिक्विड नहीं, लिक्विड सॉलिड के बीच की स्थिति।
उसको क्या बोलेंगे हम लोग? सेमी लिक्विड। मतलब ये कंप्लीट लिक्विड में नहीं जाती है, कंप्लीट गैस में भी नहीं जाती, ये केवल ठोस में जाएगी या फिर सेमी लिक्विड में। यहाँ भी वही होगा, इसका भी स्पीड सॉलिड में ज़्यादा होगा, लिख लीजिए। लेकिन इट्स मैक्सिमम वेलोसिटी इज इन सॉलिड, इसका सबसे अधिक गति ठोस में होता है, इसकी सबसे अधिक गति ठोस में होती है, इसकी सबसे अधिक गति ठोस में होती है, इसकी सबसे अधिक गति ठोस में होती है। क्लियर है? ये भी सेमी लिक्विड में कम चलती है, पार हो जाएगी, लेकिन उतनी स्पीड नहीं होती। अब आइए नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखिए। इट इज ऑल्सो नोन एज एसटीडी वेव। इट इज ऑल्सो नोन एज, जैसे उसका नाम था ना पीएलसी वेव, वैसे इसको एसटीडी वेव के नाम से जानते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज एसटीडी वेव। इट इज ऑल्सो नोन एज एसटीडी वेव। एसटीडी वेव, इट इज ऑल्सो नोन एज एसटीडी वेव। लिखिए, एस का मतलब लिखिए, जान ही रहे होंगे आप लोग, प्राइमरी था तो क्या होगा? सेकेंडरी वेव। एस वेव मतलब, एस का मतलब सेकेंडरी, एस फॉर सेकेंडरी। टी का मतलब भी जान गए होंगे, ट्रांसवर्स। जहां ट्रांसवर्स लिखेंगे हिंदी में इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ, इसको हिंदी में बोलते हैं सेकेंडरी, को हिंदी में बोलते हैं गौण, द्वितीयक या आड़ी तरंग। सेकेंडरी का हिंदी होता है 3, गौण तरंग, द्वितीयक तरंग या आड़ी तरंग। क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस में, उत्तर प्रदेश पीसीएस में था कि गौण और आड़ी तरंग के नाम से, गौण नहीं था, आड़ी तरंग के नाम से किसको जानते हैं? तो सेकेंडरी मतलब द्वितीयक तो सब पढ़ के गया था, गौण भी हो जाता, लेकिन आड़ी शब्द एक नया शब्द डाल दिया। उस साल सबका क्वेश्चन ही गलती हुआ था, लोग कोई पी मार दिया, किसी ने अंदाज पे एस मार दिया, वो तो अलग सही हो जाए, पता नहीं, कभी कभी नया क्वेश्चन आ जाता है ना, किसी का क्लिक हो गया सही गलती से, तो क्या भांजेगा अपने मित्रों के बीच कि हमने कहीं देखा था, जरूर पढ़ा था, ऐसी थोड़ा ना सही हो गया है, कहीं जरूर देखे थे हम बिल्कुल गलती होता तब पता चलता। सेकेंडरी बोलेंगे, हिंदी वालों के लिए बता दिया। अब हिंदी में इसलिए बता दिया ना, क्योंकि हिंदी वाले कसम खा के बैठे होते परीक्षा में कि अंग्रेजी वाला पेपर तो देखेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए अंग्रेजी टफ होता है तो होता है। जैसे बार पूछा क्वेश्चन, पूछा कि ये विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, और ऑप्शन में हिंदी रतौंधी नहीं दिया था ना, एक दूसरा एक बीमारी होता है जीरोप्थेल्मिया। अब सुन लीजिए, अब जीरोप्थेल्मिया का हिंदी इतना कठिन था कि न लूसेंट में है, न नैनो में, न क्राउन में, कहीं नहीं हो है, जीरोप्थेल्मिया हिंदी में भी लिख देता है। ठीक है, अब क्या था कि उसमें कुछ और हिंदी उसका लिखा हुआ था, अब लड़का कसम खा के बैठा था कि वो देखना ही नहीं है। तो बाद में जब घर पे आया तो उसको समझाया लोगों ने, भैया जीरोप्थेल्मिया ये अंग्रेजी में लिख, अरे यार इतना आसान क्वेश्चन गलती हो गया। तो कभी कभी कसम तोड़ना भी चाहिए। अंग्रेजी अगर लगे कि पेपर में कुछ ऐसा शब्द है जो आपको लगता है कि क्वेश्चन हमको आता है, तो उसका अंग्रेजी वर्जन जरूर देखें आप। ये नहीं मन बना के कि अंग्रेजी मतलब टफ, कुछ लोग बैठे हैं देखने ना अंग्रेजी, कुछ भी होगा अंग्रेजी तो कठिन होगा। चलो भाई, तो सेकेंडरी का हिंदी गौण, द्वितीयक या आड़ी तरंग। ठीक, ट्रांसवर्स मतलब अनुप्रस्थ, और जहां अनुप्रस्थ लिखे हो बच्चा वहां ऐसे ऐसे बना देना ताकि पता चले कि ये वाला तरंग है। और डी का मतलब डिस्टॉर्शनल, डी का मतलब डिस्टॉर्शनल वेव, यानी क्या होगा? विनाशकारी तरंग, यानी क्या होगा? विनाशकारी तरंग, विनाशकारी तरंग। डिस्टॉर्शनल वेव यानी विनाशकारी तरंग, विनाशकारी तरंग। डिस्टॉर्शनल वेव यानी विनाशकारी तरंग, यानी कि पी से ज्यादा विनाशकारी, पॉइंट तो छूटिए गया। देखिए, एस वेव इज मोर डिस्ट्रक्टिव देन पी वेव। एस वेव इज, अरे कुछ देरी आराम करता है धरती पर आकर। देखिए, एस वेव इज मोर डिस्ट्रक्टिव देन, कल आप लोग का टेस्ट भी न है, इस बार अंग्रेजी हिंदी दोनों में प्रश्न सेट है, कल टेस्ट होगा ना आप लोगों का संडे को, तो अंग्रेज, हाँ है टेस्ट है, क्वेश्चन सेट है। हमको आप लोगों को क्वेश्चन तैयार करने में बड़ी मेहनत लगा, वो अंग्रेजी में करने का जो बात था ना, एक्चुअली क्या है कि अब ट्रांसलेशन होता भी है तो बड़ा मुश्किल से होता है, एक बार में पूरे का ट्रांसलेशन, कहीं कोई सिस्टम भी नहीं है,
मैक्सिमम 5000 लेटर का ही ट्रांसलेट एक बार में कर सकते हैं, तो 2 प्रश्न होता है एक बार में। तो 150 प्रश्न का ट्रांसलेट करते करते, कॉपी करते करते, पेस्ट करते करते टाइम इतना ज़्यादा चला गया। तो क्वेश्चन अच्छे हैं, सेट किया हूँ। अगले संडे से और बेहतरीन प्रश्नों को डालने की कोशिश करेंगे हम। और मिक्सचर रहता है, कुछ लोग कहते हैं सर गणित नहीं है तो बिहार स्पेशल नहीं है। अरे भाई किसी, अब मान लो एग्जाम में तुम गए बीपीएससी का, हो सकता है बिहार स्पेशल का एक गायब कर दे, जैसे यूपीपीएससी 2019 में यूपी स्पेशल गायब कर दिया, तो क्या उसका जान मार देंगे उसको आप कि हमको क्यों गायब कर दे, हम परीक्षा न देंगे, जाते हैं अगली बार। भैया आप हर फेज में एग्जाम दीजिए, क्लियर है ना। ये मत सोचिए कि क्या है क्या नहीं है, ऐसा मत सोचिए आप। हर तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा उसमें, सेम डे मिल जाएगा, इस बार एकदम सेम डे मिल जाएगा, उसी दिन मिल जाएगा, मिला लीजिएगा। अब एक बार मतलब आंसर तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग टेस्ट के लिए कल तैयार होकर आइए और कोशिश कीजिए कि हमारा भी एक्सेलेंट में नाम रहे, कम से कम गुड में तो रहे ही, पुअर में न रहे, ये कोशिश करना है। क्योंकि देखिए ये मौका है बीपीएससी में 67 में आप लोग को टॉप करने का। मैं बता दूं कि बीपीएससी 67 में 800 पोस्ट, अरे आप टॉपर तो शायद पिछले टेस्ट में आप ही टॉपर थे। हाँ अच्छा इसलिए ऐसा बोल रही है। अच्छा कोई बात नहीं, आपको बढ़िया पोस्ट मिलेगा, आप सभी को बढ़िया पोस्ट मिलेगा। मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों को कि बीपीएससी में इस बार 726 सीट तो डिक्लेयर है, 800 सीट से कम नहीं रहेगा। जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर के हिसाब से जिन्होंने वीडियो बनाया उसके हिसाब से बता रहा हूँ, 800 सीट। और इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि सीट भी ज़्यादा है और सब पोस्ट भी अच्छे अच्छे हैं, वरना जब सीट ज़्यादा होता है तो पोस्ट अच्छा नहीं होता। इस बार सीट भी ज़्यादा, पोस्ट भी अच्छा। शायद अब ये 71वीं में ऐसा सिस्टम आए या 75वीं में आए, मुझे नहीं पता, पर ये वाला चीज़ नहीं आएगा। अब बीपीएससी का रूल है कि पीटी के बाद 6 महीना समय तो देता ही है मेंस के लिए, कुछ भी कर लीजिए, बढ़ा चढ़ा के अंतिम में मिनिमम 5 महीना का वक्त आपको बीपीएससी देता है मेंस के लिए। तो पीटी 2.5 महीना समय है। कुछ लोग राय ले रहे सर मेंस भी साथ में करेगा, बिल्कुल मत करिए। पीटी नहीं होगा तो मेंस देके क्या करिएगा। किसी कीमत पर मेरिट कितना भी जाए, पीटी को हल्के में ना लें। पीटी को हल्के में लिए तो कुछ भी होगा, हो सकता है। पिछले बार आपने देखा 108 चला गया जनरल का मेरिट, कोई अनुमान लगाया था? गर्ल्स में 94 95 जिसका था वो सब सोच के रखी थी कि मेंस तो देना ही है, अब किसी का नहीं हुआ। तो मेरा मानना है कि भैया आप मेरिट क्या जाएगा आप नहीं जानते, इसलिए हल्के में नहीं लीजिए। इस 2.5 महीने में 3 बात फोकस करिए, हमेशा बोलता हूँ। एक तो प्रीवियस पेपर मतलब यूपी, बिहार, झारखंड, एमपी, उत्तराखंड, रोज बोलता हूँ ये बात, सारे पीसीएस का जो पेपर है उसको कम से कम 3 से 4 बार लगाइए, यानी उसमें से अगर क्वेश्चन आए तो गलती ना हो। दूसरा करंट अफेयर, उसमें से अगर क्वेश्चन आए अगर 30 तो 28 27 सही हो जाए, है ना। और तीसरा जनरल साइंस, उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री को ज़्यादा फोकस करना है, फिजिक्स को थोड़ा कम। तो केमिस्ट्री में अप्लाइड केमिस्ट्री ज़्यादा करना है, साइंस को कंट्रोल कर लीजिए। और चौथा मॉडर्न हिस्ट्री, तो यानी मॉडर्न हिस्ट्री, साइंस और करंट और प्रीवियस पेपर जिसका कमांड हो गया उसका पीटी कोई रोक नहीं सकता। तो हमने बोला है कि भैया कम से कम डेली 2 घंटा प्रीवियस पेपर को दीजिए, डेली 2 घंटा करंट को दीजिए, 1-1.5 घंटा साइंस को, 1-1.5 घंटा मॉडर्न हिस्ट्री को दीजिए। अब बाकी अगर आपको ज़्यादा पढ़ने का मन तो बाकी जो पढ़ना है पढ़िए, पर मिनिमम इतना डेली करिए। अगर 23 जनवरी तक ये काम कर लिए तो लिस्ट में आपका नाम होगा। इतना करने के लिए कम से कम 8 घंटे का समय आपको रूम पर देना पड़ेगा, तभी होगा। रूम पर अगर 3-4 घंटा में सोचते होंगे काम हो जाएगा तो नहीं होगा। बात क्लियर है? चलो भैया हो गया, समझ गए इतना बात आप लोग। अब आइए, इट इज लाइक लाइट वेव, अभी बताया हूं। देखिए यह प्रकाश तरंग के समान होता है, यह प्रकाश तरंग के समान होता है, यह प्रकाश तरंग के समान होता है। और जानते हो ये प्रॉपर्टी में लिखवा रहा हूं ना, इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी में आएंगे। नीचे पी तरंग के कुछ गुण दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है, केवल 1 2 3 इस तरह से क्वेश्चन आएंगे यूपीएससी के अंदर। अब लिखिए प्रॉपर्टी ऑफ एल वेव, प्रॉपर्टी ऑफ एल वेव, एल तरंग के गुण, एल तरंग के गुण सबसे कम गति से ही गमन करती है। लिख लीजिए, लिखिए एल वेव ट्रेवल्स विद मिनिमम वेलोसिटी, एल वेव ट्रेवल्स विद मिनिमम वेलोसिटी। एल तरंग सबसे कम गति से गमन करती है, एल तरंग सबसे कम गति से गमन करती है, एल तरंग सबसे कम गति से गमन करती है। तो जाहिर सी बात है सबसे बाद में पहुंचेगी, तीसरा झटका लगेगा। लिखिए, लिखिए एल वेव रीचेज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ लेटर, लेटर मीन सबसे बाद में,
लिखिए एस वेव रीचेज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ लेटर। लिखिए एल तरंग सबसे बाद में धरती के सतह पर पहुंचती है। एल तरंग सबसे बाद में धरती के सतह पर पहुंचती है। एल तरंग सबसे बाद में धरती के सतह तक पहुंचती है। तीसरा पॉइंट लिखिए इट ट्रेवल्स ओनली इन सॉलिड, यह केवल ठोस में गमन करती है। यह सेमी लिक्विड लिक्विड किसी में नहीं। लिखिए यह केवल ठोस में गमन करती है, यह केवल सॉलिड में गमन करती है। इट ट्रेवल्स ओनली इन सॉलिड, यह केवल ठोस में गमन करती है। अगला लिखिए इट इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, इट इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, इट इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, यह सबसे अधिक विनाशकारी होती है, यह सबसे अधिक विनाशकारी होती है, यह सबसे अधिक विनाशकारी होती है, यह सबसे अधिक विनाशकारी होती है। अगला पॉइंट इट इज नोन एज सरफेस वेव, इट इज ऑल्सो नोन एज, इसको 3-4 नाम से नहीं जानते, एक ही नाम से जानते हैं, सरफेस वेव। इट इज ऑल्सो नोन एज सरफेस वेव, इसे सतही तरंग के नाम से भी जाना जाता है, इसे सतही तरंग के नाम से भी जाना जाता है। इट इज नोन एज सरफेस वेव, इसे सतही तरंग के नाम से भी जाना जाता है, इसे सतही तरंग के नाम से भी जाना जाता है। ये सरफेस पे चलती है, टाइम देती है। देखिए इट इज मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, लिख दिया डिस्ट्रक्टिव वाला पॉइंट। अगला पॉइंट लिखिए, देखिए इट इज लाइक वाटर वेव, यह जल तरंग के समान होती है। इट इज लाइक वाटर वेव, जल तरंग के समान होती है। और आपको पता है जल तरंग ट्रांसवर्स वेव भी है और लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है, पता है आपको। वाटर वेव दोनों है, वाटर वेव लॉन्गिट्यूडनल भी है, ट्रांसवर्स भी है, मतलब इसका दोनों फॉर्म है। एल वेव जो है कभी ट्रांसवर्स तो कभी लॉन्गिट्यूडनल, दोनों फॉर्म में चलती है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, यह जल तरंग के समान है। हो गया क्लियर। अब चलिए इन तरंग की जो प्रॉपर्टी हमने लिखा उसके आधार पर हम बताने जा रहे हैं कि धरती के अंदर कहाँ सॉलिड है कहाँ लिक्विड है। क्लियर। तो चलिए अभी मत बनाइएगा आप लोग। मान लीजिए यहां फोकस है, ठीक है। अभी मत मेरे साथ बनाना शुरू कर देना। इसका प्रॉब्लम है। रुक जाओ। इस फोटो को बनाइए आप लोग। ये वाला है एल वेव, ये क्या है भैया, एल वेव। ये वाला है, बीच वाला है पी वेव और किनारे वाला है एस वेव। बनाइए फोटो, फिर समझाते हैं आपको। लंबा हो जाता है भूगोल का चैप्टर जो है। हम आए थे कि आज ज्वालामुखी भी पढ़ाएंगे, लेकिन होता क्या है कि चीज़ें इतना ज़्यादा उसमें गुथित हो जाती है ना। और मेरी एक आदत है कि जहाँ पर कुछ समझने वाला है विज्ञान का भी, तो वहाँ रोक के उसको पहले बताएंगे, है ना। ये कह के नहीं निकलेंगे हम कि भाई ये विज्ञान वाले से सीख लेना। हाँ, मतलब लगता है कि भाई यही समझ ले बच्चा, बाहर क्यों समझेगा। और फिजिक्स का बहुत रोल है ज्योग्राफी में, इसलिए जिनका ऑनर्स फिजिक्स होता है लोगों को राय दिया जाता है कि आप भूगोल रख लें तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा, लेकिन मगध यूनिवर्सिटी वाले को नहीं, है ना। मगध यूनिवर्सिटी में भूगोल, हम लोग एक ज़माना था जब +2 पास किए तो मित्रों का एक मीटिंग हुआ कि क्या रखा जाए बीए में। तो बोला कि बीए बोल क्यों रहे हो जी, बेइज्जती क्यों करा रहे हो, बीएससी रखोगे कि बीए रखोगे। हम बोले कि यार कमज़ोर है सब कुछ, कैसे बीएससी रखेंगे। बोला अपने मन से लिखना है क्या, जब लिखना ही है देख करके तो फिर बीए क्यों, फिर बीएससी करो। हाँ बीएससी में बताओ सबसे टफ कौन सब्जेक्ट है। बोला फिजिक्स।
हाँ तो रखो फिजिक्स रखो, है ना, रखाया फिजिक्स, क्या बताऊं, चल रहा है कैमरा। तो इसलिए भैया उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है जो मगध यूनिवर्सिटी वाले हैं। बाकी तो पता नहीं और भी उत्तर बिहार में यूनिवर्सिटी है वो कैसे हैं नहीं पता मुझे, जिसके बारे में मैं जानता हूँ उसके बारे में बता दिया। सब में चोरी होता है, बढ़िया है भैया। देखिए क्या है, तो हम लोग बड़ी ईमानदारी से पास किए हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो चीटिंग बिल्कुल नहीं होती थी, हम लोग जेन्युइन कैंडिडेट थे। नासा में जाने ही वाले थे कि भारत सरकार ने हमें रोक दिया कि नहीं आप देश की सेवा करिए। अरे हम चोरी किए थे इसलिए बोल रहा हूँ, हम आपके नहीं, कुछ लोग ऑक्सफोर्ड से भी आए हैं, कुछ लोग कैम्ब्रिज से भी आए हैं, कुछ लोग कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय। एक टीचर हमको मिला उदय टोला में, वो लिखा है ऊपर में IIM अहमदाबाद, IIT कानपुर, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय PhD, हाँ नीचे लिखा है कि कोचिंग फॉर SSC, रेलवे, बैंक, है ना। हम बोले तभी 10वीं क्लास का मैथ क्यों पढ़ा रहे भाई, फिर फिटजी में जाओ। तो ये थोड़ा सा मुझे पचा नहीं, तो मैं उसका फोटो खींच के रख लिया। हम ये लोग सेलिब्रिटी हैं। चलिए इधर आइए, तो एल वेव, चलिए इधर ज़्यादा नहीं, इस थोड़ा सा हो गया एंटरटेनमेंट, अब इधर आ जाइए। एल वेव, आप फोटो देखकर आपको क्या लग रहा है कि एल तरंग, ये जो मैंने बनाया है ना, ये जो एस तरंग बनाया है, पी तरंग, ये इसकी अंतिम स्थिति दिखाया है मैंने, मतलब इसके आगे एल नहीं आता। इसके बाद एस जो है कभी भी इस गोले के अंदर नहीं जाता। ये जो मैं अंतिम स्थिति बनाया हूं, कहने का मतलब यह है स्टूडेंट्स, थोड़ा सा और समझिए बात, कि एल वेव ये मैक्सिमम इतने ही दूर तक आएगा। इधर एल वेव आ सकता है, इसके बाद लेकिन एल वेव अगर यहाँ फोकस होता तो एल वेव इतने ही दूर तक आता, इसके नीचे आ सकता लेकिन इसके बाद नहीं आता। अगर फोकस यहाँ होता तो एल वेव यहाँ आता, इसके नीचे आता पर इसके बाद नहीं जाता। अगर फोकस मान लीजिए कि यहाँ होता तो एल वेव इधर आता, पर इस मतलब एक निश्चित गहराई पर ही एल वेव गमन करती है। मतलब एल वेव का अंतिम पोजीशन है। मान लो यहाँ फोकस होता, यहाँ फोकस होता, इसके बाद यहाँ फोकस होता और यहाँ फोकस होता। ध्यान दीजिए बात को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने वाली बात है। एक गहराई है, एक निश्चित गहराई है जहाँ तक एल आती है, इसके बाद एल नहीं आती। इस गहराई को विद्वानों ने कहा कि ये कितना है भैया, 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर गहराई, यानी कि एल वेव अधिकतम कितनी गहराई तक आता है, 100 किलोमीटर। धरती के अंदर, कल बताया था कि धरती के अंदर, धरती की टोटल गहराई कल जो आए होंगे देखे होंगे 6371 किलोमीटर हमने बताया था। धरती का रेडियस भूगोल के हिसाब से 6371 किलोमीटर, और फिजिक्स के हिसाब से पोलर रेडियस अलग, इक्वेटोरियल रेडियस अलग, और न्यूमेरिकल बनाने के लिए 6400 किलोमीटर, है ना। तो भैया धरती के अंदर की गहराई कितनी है, 6371। कहीं से भी अंदर आओ तो आपको कितना चलना पड़ेगा, 6371 किलोमीटर। लेकिन एल वेव अधिकतम कहां तक आ रही है, फोकस कहीं भी रहे अधिकतम कितनी गहराई तक आएगा, 100 किलोमीटर तक आएगा। उसके पहले आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर एल वेव चल सकता है, लेकिन इसके बाद नहीं आ सकता। एस वेव देख रहा हूं कि गहराई के बाद ये मुड़ जा रही है, अंदर नहीं आ पा रही है, डाइवर्ट हो जा रही है एक गहराई के बाद। इस गहराई को विद्वानों ने कहा कि 2900 किलोमीटर है। कितना है, जहां तक एस आ रही है उसको क्या माना, 2900 किलोमीटर, और जहां तक पी आ रही है उसको माना 6371 किलोमीटर, अंतिम गहराई सेंटर की। ये 3D फोटो नहीं है, 2D फोटो है। यहां पर आपको अंतिम गहराई इसी को मानना पड़ेगा। 2D बनता तो ऐसे बनता, और ऐसे मैप आपको दिखा दूंगा कभी। तो ये हो गया। अब देखिए ध्यान से, क्या देख रहे हो आप लोग एक चीज देख रहे हो, इस 100 किलोमीटर के बाद एल नहीं आ रहा है, लेकिन देख रहे हो कि एस और पी की गति कम। ये जो ऐसे ही से मोड़े हैं ना, ये मेरा हाथ नहीं हिला है, कुलसुरे सर का हाथ लगता है हिल गया होगा वहां, तो एक में नहीं हिलेगा कि सब में हिल जाएगा। तो भैया हिलाने का जो ऐसे ऐसे जो हुआ है, वेव टाइप का जो फिगर आ गया, इसका मतलब यहाँ इसकी गति कम है। जहां पर हमने थोड़ा सा डाइवर्ट किया, समझिए वहां उसकी गति कम है। यानी कि एल वेव एस 100 किलोमीटर तक आती है, उसके बाद पी और एस आती तो है, लेकिन उसकी गति क्या हो जाती है, कम। अब ध्यान दीजिए, थोड़ा सा मैं पूछना चाह रहा हूं आप लोगों से कि एल वेव किस में जाती है, केवल सॉलिड में। एस वेव सॉलिड और सेमी लिक्विड दोनों में जाती है। अगर यहां कंप्लीट सॉलिड होता तो एल को भी क्रॉस कर जाना चाहिए था, एल तो क्रॉस कर नहीं रहा है, इसका मतलब है कंप्लीट सॉलिड
अगर कंप्लीट लिक्विड होता, कंप्लीट लिक्विड होता, कंप्लीट लिक्विड होता तो एस को भी क्रॉस नहीं करना चाहिए था, लेकिन एस तो क्रॉस कर रहा है। और चूंकि धरती सॉलिड है, उसमें गैस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसका मतलब लिक्विड नहीं है, गैस भी नहीं है, सॉलिड भी नहीं है, तो फिर है क्या? सेमी लिक्विड। फिर है क्या? सेमी लिक्विड। यानी 100 से 200 किलोमीटर, यहां तक की भाग को माना जाता है 200 किलोमीटर के बीच में जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं सेमी लिक्विड जोन, यानी अर्धद्रव का क्षेत्र। या इस सुन लो, लिखना बाद में। यहां पर क्या हो रहा है? वेलोसिटी सबका कम हो जा रहा है, इसीलिए इसको लो वेलोसिटी जोन भी कहा जाता है। लो वेलोसिटी जोन यानी निम्न गति का मंडल, निम्न गति, हिंदी में लिख दीजिए निम्न गति का मंडल या अर्धद्रव का क्षेत्र, निम्न गति का मंडल या अर्धद्रव का क्षेत्र, निम्न गति का मंडल या अर्धद्रव का क्षेत्र, निम्न गति का मंडल या अर्धद्रव का क्षेत्र। पूछा जाए कि धरती के अंदर 100 से 200 किलोमीटर की गहराई को क्या बोलते हैं जी? सेमी लिक्विड जोन। क्यों सेमी लिक्विड समझ में आया? लिक्विड क्यों नहीं, सॉलिड क्यों नहीं समझ में आया? इस तरंग का जो मैप, सिस्मोग्राफ पर जो मैप छपा, उससे विद्वानों ने क्या लगाया? अनुमान लगाया कि वहां पर क्या होगा? सेमी लिक्विड होगा। लेकिन फिर से इसकी स्पीड क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है। इसका मतलब बाद में फिर क्या मिल जा रहा है? सॉलिड। क्या मिल जा रहा है? सॉलिड। अब देखिए, आप देख रहे हो कि एक पॉइंट पर आने के बाद, सुनो, ये लास्ट पॉइंट के बाद एस क्या हो जा रही है? डाइवर्ट। इस गहराई में, इस बीच के सेंटर में नहीं आ पा रही है। इसका मतलब बच्चा, यहां सेमी लिक्विड होता तब तो आ जाता, लिक्विड होता तो, सॉरी सॉलिड होता तब भी आता। इधर सॉलिड और सेमी लिक्विड तो है नहीं, तो फिर क्या है? लिक्विड है, कंप्लीट लिक्विड। यानी कि आप एक चीज और सुनो, अभी मत बनाना, यहां कंप्लीट लिक्विड, कोर में घुसते ही क्या मिल रहा है? कंप्लीट लिक्विड। लेकिन देख रहे हो कि आधे कोर के बाद फिर से इसकी स्पीड बढ़ जा रही है। आप क्या देख रहे हो कि यहां पर एस जा नहीं रहा अंदर, इसका मतलब यहां क्या है? लिक्विड है। एस अंदर नहीं जा रहा, इसका मतलब यहां लिक्विड है। अब देख भी रहे कि यहां पर पी की गति क्या हो गया? दोबारा कम हो गया। पी की गति दोबारा क्या हो गया? कम हो गई। पी है जी, पी गति का, लेकिन पी की गति आधे सेंटर में जाने के बाद क्या हो रही है? सुन लो, इसको मान लो तुम सेंटर, इधर देखो, इसको तुम सेंटर मान लो, तो ये सेंटर का बाहरी हिस्सा है, ये सेंटर का क्या है जी? बाहरी हिस्सा है। यहां पर आने के बाद उसकी स्पीड क्या हो जा रही है? कम। इसका मतलब ये वाला पार्ट लिक्विड है, एकदम अंदर जब जा रही है तो उसकी स्पीड फिर बढ़ जा रही है। इसका मतलब एकदम अंदर में क्या है? बढ़ गया स्पीड फिर से, इसका मतलब वहां सॉलिड है। यानी कि सेंटर के आधा भाग लिक्विड और आधा भाग सॉलिड। समझ में आ रहा है? तो भैया अब दोबारा थोड़ा ना घूम के इसके अंदर जाएगा। ये तरंग है, तरंग हमेशा क्या चलती है? सीधी रेखा में चलती है। समझो कि फिर दोबारा लिक्विड सॉलिड मिल गया तो घुस गया अंदर आके, कोई अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा ना है। तो ये चीज है। अब यहां पर सवाल आप करेंगे कि सर अंदर में सॉलिड क्यों? जब अंदर जाएंगे तो और टेम्परेचर बढ़ेगा ना सर, तो फिर यहां लिक्विड तो यहां सॉलिड क्यों? ठीक है, मान लिए तरंग के अनुसार यहां सॉलिड है, पर वहां तो और लिक्विड हो जाना चाहिए। टेम्परेचर अंदर जाते हुए कहीं घटता थोड़ा ना है। तो कल बताया था मैंने, जब प्रेशर एक लिमिट से ज्यादा हो जाए तो उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना ज्यादा हो जाता है कि कितना भी टेम्परेचर दीजिए टूटेगा नहीं। समझ रहा बात? तो प्रेशर एक्सट्रीम होने के कारण इसकी सॉलिडिटी भंग नहीं होता, ये लिक्विड फॉर्म में नहीं आता, इसीलिए इसका स्पीड बढ़ गया। अब देखो 3 भाग में हो गया ना। अब आपको दिख रहा होगा पूरे धरती को कितने भागों में बांट दिए? 3 भागों में, 100 किलोमीटर पर, 2900 पर और 6371 पर। तरबूजा खाए होंगे सुबह सुबह, तरबूजा बेचने आता है तो तरबूजा वाला क्या करता है? टेस्ट कराओ भाई, तो ऊपर से टेस्ट कराता तो क्या बोलता है? भाई ऊपर से पानी मीठा रहता है, अंदर पानी निकल जाता है, पूरा टेस्ट कराओ। तो चाकू लगाता है अंदर और ट्रायंगुलर निकाल लेता है सेंटर तक का, अच्छी खाता है वो कि लो दिखा के देखिए। तो हम भी क्या करते हैं? चाकू लगा के ट्रायंगुलर इसको क्या कर लेते हैं? काट के नमूना निकाल लेते हैं। तो इसको बना लिए ना है, तो देखिए निकाल लिए, थोड़ा इसको जूम भी कर दिए निकाल के। तरबूजा का स्वाद लेते हैं। 100 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, 6300। आप लोग थोड़ा बढ़िया बनाइएगा, हमारा फिगर कमजोर है। जो फोटो बनाने का जो हिस्सा है ना, हमारा फिजिक्स ऑनर्स रहा, बाद में भूगोल में एमए किए, लेकिन जो विषय था मेरा फोटोवे वाला था। फिर भी सबसे कमजोर मेरा क्या रहा? इसी से समझ सकते हैं आप, है ना? पास करने का वेग हर जगह चोरी नहीं किया, ऐसा मैं सोचेगा कि हर जगह सब चोरी से पास किए हैं क्या? है ना जी? थोड़ा सा चीटिंग बंद होना चाहिए।
आजकल तो मैट्रिक में मैंने देखा गांव में क्या माहौल है। एक लड़का ने कहा अपने पिताजी से कि मैं आप अपने मन से लिखा, तो एक बच्चा बगल में था, बोला कि हमको तो जो चीट मिला था उससे लिखे हैं। तो जो ईमानदारी से बच्चा लिखा था, उसके पिताजी उसको पीटने लगे कि बताओ तुमने चीट से नहीं लिखा, चीट तुमको दिया क्यों गया था, बताओ अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं आया तो क्या करेंगे हम, गांव की इज्जत की बात है। वो तो बात है, लेकिन गार्जियनों खुश हो रहे हैं और गार्जियन प्रमोट कर रहे हैं कि भैया चोरी से क्यों नहीं लिखा, जब चोरी चल रहा था तो अपने मन से काहे लिख दिया। अब पीटने लगे गार्जियन। क्योंकि हम जब 10वीं पास कर गए थे तो मेरा गणित ठीक था, तो मुझे स्पेशली लोग ले जाते थे वहां पर्चा बनाने के लिए, तो कार्बन लगता था नीचे, जी हमरो लड़किया के कार्बन लगा दीजिए, हमरो बेटवा के लगा दीजिए। अब बड़ी खाने जिसका कार्बन लगता था खूब खाने पीने को वहां पर जाते थे और स्कॉलर बन के खूब, और हमको रखा जाता था सेफ जगह पे, ताकि अगर यही पकड़ा गया तो फिर बनाएगा कौन। हाँ करवा रहे थे, हाँ बोलवा रहे हैं आप लोग, नहीं चीटिंग हम नहीं करवाए भाई, आगे आओ। गलत है, इस पे कंट्रोल होना चाहिए। चीटिंग उटिंग मेंटल और कोर, क्योंकि डिग्री ले लेने से होगा क्या। गार्जियन को ये बात समझ ही में नहीं आता। गार्जियन को समझना चाहिए कि बेटा अगर मेरा पीजी कर लिया या पीएचडी कर लिया और कंपटीशन में कहीं ठहरेगा ही नहीं, इस तरह का डिग्री लेने का कोई फायदा थोड़ा है। चलिए इधर आते हैं, अब इस पर मत रहिए। भू पर टी, हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी और कठिन है। क्रस्ट का हिंदी है भू पर टी, अब मेंटल का हिंदी है भू परवार, और कोर का हिंदी है क्रोड। लिखिए, यानी जहां तक एल आया उसको बोला गया भू पर टी यानी क्रस्ट, और जहां तक एस आया उसको क्या बोला गया पवन जी, भू परवार मेंटल। मेंटल मत लिख दीजिएगा। और जहां तक एल आया पी आया उसको क्या बोला, क्रोड। क्लियर है, समझ में आया इतना आप लोगों को। इसको नोट करिए, करिए नोट, फिर इसके बारे में चर्चा करते हैं। बनाओ, देखो क्रस्ट और मेंटल के बीच, क्रस्ट और मेंटल के बीच, अब ऐसा नहीं है भाई कि क्रस्ट एकदम 100 किलोमीटर पर समाप्त हो गया, मतलब आगे एकदम एकाएक क्रस्ट समाप्त हो जाएगा, वहीं से एकाएक मेंटल शुरू हो जाएगा। ऐसा है क्या कि जहां क्रस्ट खत्म वहीं से मेंटल शुरू? ऐसा होगा? जैसे हमसे पूछा आपसे कि आप कब युवा हो गए, बचपन से आप युवा कब हो गए, तो बता सकते हैं क्या टाइम कि सर 5 तारीख को, 5 नवंबर को सुबह 5:05 पर मैं युवा हो गया था, है ना। टीन एज एक आता है बीच में, जिसको ट्रांजिशन एज कहा जाता है। कहते उसमें अगर बच्चा को बचा लिए तो फिर बच्चा फिर ठीक रहेगा, टीन एज इसको बोलते हैं हम लोग। तो उसी तरह से क्रस्ट एकाएक खत्म नहीं होता और न मेंटल एकाएक शुरू होता है, धीरे धीरे करके मेंटल शुरू होता है, धीरे धीरे करके क्रस्ट खत्म होता है। बीच में एक ट्रांजिशन लेयर आता है जिसको न तो आप क्रस्ट बोल सकते और न ही आप मेंटल बोल सकते। बीच में एक ट्रांजिशन लेयर आता है जिसको न तो आप क्रस्ट बोल सकते हैं और न ही आप मेंटल बोल सकते हैं। इसे कहा जाता है मोहरोविसिक, मोहरोविसिक असंबद्धता, असंबद्धता, मोहरोविसिक असंबद्धता, या इसको बोलते हैं मोह असंबद्धता भी। मोह असंबद्धता अंग्रेजी में बोलते हैं मोह डिसकंटिन्यूटी, मोह डिसकंटिन्यूटी, क्योंकि एक विद्वान थे मोहरोविसिक, उन्होंने ही इस डिसकंटिन्यूटी के बारे में बताया था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। और लोग, कुछ लोग शॉर्टकट में जैसे नहीं बोलते धीरेन्द्र को धीरू, वैसी मोहरोविसिक का नाम क्या कर दिए, मोह। तो मोहरोविसिक, पूछा जाए क्रस्ट और मेंटल के बीच में जो असंबद्धता है उसका क्या नाम है, मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी, मोहरोविसिक असंबद्धता। उसी तरह से मेंटल और कोर के बीच में भी क्या है, एक डिसकंटिन्यूटी है, उसका नाम है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी यानी असंबद्धता, असंबद्धता यानी गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी।
गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, कोर और मेंटल के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी उसका नाम क्या है बच्चों? गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और मेंटल और क्रस्ट के बीच में जो है उसका नाम क्या है? मोहरोविसिक डिसकंटिन्यूटी। मोहरोविसिक असंबद्धता परीक्षा में हमेशा आते रहता है ये सब क्वेश्चन। अब आइए, मेंटल को भी बांटते हैं दो हिस्सा में, आप भी डॉट डॉट करके बांट दीजिएगा। 1000 किलोमीटर पर मेंटल को बांटते हैं कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में। इसको बोलते हैं आउटर मेंटल यानी बाह्य, इसको बोलते हैं इनर मेंटल, इसको बोलते हैं। फिर कोर को ही बांटते हैं दो हिस्सा में, 5150 किलोमीटर पर इसको बोलते हैं आउटर कोर, इसको बोलते हैं इनर कोर। पता चला ना? आउटर कोर क्या है? सॉलिड की लिक्विड? अरे आउटर कोर क्या है? लिक्विड। इनर कोर सॉलिड। बताया था ना? हाँ बोलो बोलो। हाँ ठीक है। कोर में आउटर कोर क्या बताया अभी? अरे वहां पर स्पीड कम ना हो जा रहा था पीबीएफ का। इनर कोर सॉलिड, इसीलिए आउटर कोर की डेंसिटी कम है, इनर कोर की डेंसिटी ज्यादा है। क्लियर? इसको बनाइए पहले। धरती के आंतरिक भाग को कई लोगों ने बांटा है। होम्स ने बांटा दो भागों में, क्रस्ट और सबस्ट्रेटम। एक दिन बताए थे आप लोगों को। जितने भी प्लेट है वो सबस्ट्रेटम पर क्या हो रहे हैं? तैर रहे हैं, है ना? होम्स ने बताया था कि धरती के अंदर कितने भाग है? 3 भाग नहीं, कितने भाग? 2 भाग, एक सॉलिड भाग एक लिक्विड भाग। सॉलिड भाग को उन्होंने क्रस्ट कहा और लिक्विड भाग को क्या कहा? सबस्ट्रेटम। हाँ जी, कोई वैज्ञानिक नहीं, ये वैज्ञानिकों की टीम एकदम समझिए कि वो कोई विशेष किसी इसमें किसी का योगदान नहीं है, व्यक्तिगत रूप से कि इन्होंने बांटा। क्रस्ट मेंटल कोर में ये किसी व्यक्तिगत रूप से ये सब सर्वमत से बांटा गया ये है, ये किसी व्यक्ति का योगदान इसमें नहीं है। हाँ लेकिन स्वेस महोदय ने बांटा था, सियाल, सीमा और नीफे, उस स्वेस का है। फिर होम्स का बताया अभी, क्रस्ट और सबस्ट्रेटम, वही तीनों बता देंगे। चलिए, फिर वेगनर ने भी बांटा है 4 भागों में धरती के आंतरिक भाग को। वाइंडर ग्रांट ने भी बांटा है, एक विद्वान नहीं 15 विद्वानों ने बांटा है धरती के आंतरिक भाग को। वाइंडर ग्रांट, वेगनर, होम्स, स्वेस, कई लोगों ने। ये सब पढ़ना नहीं है आपको, जब पीजी करेंगे ना आप तो वाइंडर ग्रांट का ही पढ़ना है, वेगनर का ही पढ़ना है, होम्स का ही पढ़ना है। आपको भी स्वेस का मैक्सिमम किसको जानना है? स्वेस को। इसके बाद नहीं हो गया। अब आइए, भूपर्पटी की जो डेंसिटी होती है वो 2.7 से, ऐसे कर लेता हूं, अल्लाह पूरे गायब हो गया, ये क्या हो गया? कोई बात नहीं, हो गया। 2.7 से 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। लिखिए, क्रस्ट की डेंसिटी कितना होता है भैया? 2.7 से 2.9। आप पता है ना आपको, मास अपॉन वॉल्यूम। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जी? मास माने ग्राम और वॉल्यूम मतलब सेंटीमीटर क्यूब। वॉल्यूम को मापते हैं मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में ना, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसकी डेंसिटी है? बोलो, क्रस्ट की। मेंटल की डेंसिटी लिख लो 4.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन कहीं कहीं रहेगा 4.7 से 4.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आप ये मान के चल सकते हैं कि 4 से 5 के बीच, ऐसे भी लिख सकते हैं। एवरेज याद रखना हो, ग्राम पर कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि हर जगह की डेंसिटी क्या हो जाएगा? हर लेयर की डेंसिटी क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। तो आप ये वाला याद रखिएगा ज्यादा। तीसरा आइए, कोर की डेंसिटी 11 से 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मतलब 11 से 13 मतलब ऊपरी कोर का 11 और आंतरिक कोर का 13। उससे क्रस्ट में क्या? ऊपरी क्रस्ट का 2.7 और इनर क्रस्ट का 2.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? इतना बात समझ में आ गया? अब आइए, अब ना हो जगह, अगर जगह आपके पास ना हो कॉपी में तो आप अलग से लिखिए कौन सा एलिमेंट कहां ज्यादा मिलता है। क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट ज्यादा मिलता है, मेंटल में कौन ज्यादा मिलता है, कोर में कौन ज्यादा मिलता है। इतनी बात लिख दी है सब लोग। डेंसिटी वाला हो गया। खींचो खींचो, 1 मिनट रुक जाए। हाँ रुक गए, बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ। प्रश्न छूटेगा नहीं, उतना हो जाएगा कि आपका काम हो जाएगा। अगर आप भूगोल, अब भूगोल की अलग से कोचिंग अब लेने की जरूरत नहीं होगी। जितने आराम से भूगोल आप लोगों को मैंने पढ़ाया है ना, तो ये इसका कॉपी अगर आपको याद हो जाए तब फायदा है। बाकी ये सब बात इस तरह वैज्ञानिक है कि आविष्कार करके ले आए हैं, किसी के पास नहीं मिला है, सब किताब में है।
बुक में सब है। हो गया, समझ गए आप लोग। अब आइए, क्रस्ट में एक ट्रिक है मेरे पास, बहुत बेहतरीन, इसको नोट कर लीजिएगा। आसिए, अब अंग्रेजी मत पूछ देना इसको, इसका ट्रिक हम हिंदी में बनाए हैं, हिंदी अंग्रेजी फेंट के बनाए हैं। फेंटना समझते हो ना, जो मिलने लायक ना हो उसको भी मिला दीजिए, उसको क्या बोलते हैं? फेंटना, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। नहीं, जो मिलता है उसको होमोजीनियस मिक्सचर, और जो ना मिलने वाला को मिला दिए तो कौन सा मिक्सचर? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। पढ़े ना मिक्सचर? अरे केमिस्ट्री में सॉल्यूशन ना पढ़े हो? हाँ, वही समांगी और असमांगी, तो उसी को फेंटना कहते हैं, असमांगी को। नहीं, घर में जाते हैं तो मिला देते हैं कोई चीज, तो हमारा मदर क्या बोलते हैं? सब फेंट के रख दिया। तो फेंटना मतलब जो ना मिलने लायक उसको भी मिला देना। तो भैया अंग्रेजी हिंदी फेंट के ट्रिक बनाए हैं, लिख लो। क्रस्ट में, अरे पूरी धरती में नहीं है ये ट्रिक, किसका है? केवल क्रस्ट का। क्रम से सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्युमिनियम, फिर लो मतलब लोहा। हाँ देखो, हिंदी फेंटाया ना, फिर कैल्शियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम, ये क्रम से है। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, कहीं से पूछ ले, अरेंज करने भी पूछ ले, 4 को देकर तो कर देंगे अरेंज। ट्रिक याद रहेगा। आसिए लोके सोपो में, बोलो एक बार, आसिए लोके सोपो में, आसिए लोके सोपो में, आसिए लोके सोपो में, आसिए लोके सोपो में। लिखो आ से ऑक्सीजन, लिख लो आ से ऑक्सीजन। ये तो पता चला बाद में कि कौन मंत्र सर लिखवा दिए थे। आ से ऑक्सीजन, सी से सिलिकॉन, आ से ऑक्सीजन, सी से सिलिकॉन, सी से सिलिकॉन, सिलिकॉन, ए से एल्युमिनियम, ए से एल्युमिनियम, ए से है ना, सी एस एल्युमिनियम, लो से लोहा, लो से और कोई एलिमेंट में ढूंढने लगी, हिंदी अंग्रेजी फेंटे हैं तो क्या होगा? लो से लोहा, कैसे कैल्शियम, इतना दूर तक वैसे जाएगा नहीं पर लिख लीजिए, कैसे कैल्शियम, सो से सोडियम, अपो से पोटेशियम, मै से मैग्नीशियम, मै से मैग्नीशियम, मैग्नीज नहीं मैग्नीशियम, मै से सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम। अब एक प्रश्न पूछ रहा हूं आप लोगों से, देख के बताना, सबसे ज्यादा मेटल अर्थ क्रस्ट में, सबसे ज्यादा धातु कौन सा है? एल्युमिनियम। अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा अधातु नॉन मेटल कौन सा है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन धातु लग रहा है क्या आप लोगों को? हाँ, अगर पूछे आपसे कि अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा मेटल लॉयड, या पूछे आपसे हम कि सेमीकंडक्टर, तो कौन है भैया? सिलिकॉन। सबसे ज्यादा धातु एल्युमिनियम, सबसे ज्यादा धातु ऑक्सीजन, और सबसे ज्यादा उपधातु सिलिकॉन। सबसे ज्यादा उपधातु सिलिकॉन। कितना है वैलेंसी इसका? वैलेंसी 14 थोड़ा, एटॉमिक नंबर 14 है, वैलेंसी 4 है, 14 4 18, 10 4 14, कार्बन वाली स्थिति है इसकी। लिखिए आगे क्या लिखा भैया? सिलिकॉन का, सिलिकॉन सबसे ज्यादा मेटल लॉयड्स, सबसे ज्यादा मेटल एल्युमिनियम, नॉन मेटल ऑक्सीजन। ऐसे भी पूछेगा तो हो जाएगा। और सबसे ज्यादा एलिमेंट तो ऑक्सीजन। अर्थ का सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन है जी? ऑक्सीजन। अब लिखो मेंटल में, मेंटल में ट्रिक नहीं, सीधे लिख लेना है। मेंटल में सबसे ज्यादा कौन सा तत्व? लिखिए, सिलिकॉन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लोहा, 4 ही लिखिए इसमें। सबसे ज्यादा अर्थ में क्या है भैया? अर्थ मेंटल में सबसे ज्यादा क्या है? सिलिकॉन, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद लोहा। इसका कौन सी बनाएगा ट्रिक? सी ट्रिक करिएगा तो फिर कंफ्यूजन ना हो जाए। सी में कैफे, हाँ सी में कैफे, कैफे का नाम हो गया सी में कैफे, है ना जी? बन तो गया जी। सी में कैफे, सीमा कैफे याद रखिए, सीमा कैफे। किसका कैफे भैया? सीमा का। तो सी में कैफे याद रहेगा, सीमा कैफे। अब आइए कोर में। कोर में सबसे ज्यादा क्या? लोहा, उसके बाद निकेल, उसके बाद सिलिकॉन। लोहा कितना? 85%, निकेल कितना? 10%, और सिलिकॉन कितना? 5%। नोट करो। Fe लोहा। अर्थ के कोर में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? लोहा। उसके बाद क्या मिलता है?
निकेल, उसके बाद क्या मिलता है? सिलिकॉन। फेरस, निकेल और सिलिकॉन। फेरस कितना, लोहा कितना कोर में? 85। निकेल कितना और सिलिकॉन कितना? 5%। सुनो, 2017 से पहले तक लोगों को नहीं पता था कि कोर में जो अंतिम 5% है वो सिलिकॉन है। तो वहां लिखते थे पहले किताब में अननोन मटेरियल। लेकिन 2017 में पहली बार जापान के वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इसमें जो 5% है वो क्या है। यानी 2017 से पहले के किसी किताब को पढ़िएगा तो आपको वो अननोन मटेरियल लिखा हुआ मिलेगा, अज्ञात तत्व। लेकिन वैसे क्या है भैया? सिलिकॉन। इससे पहले अज्ञात तत्व था, अब क्या है? सिलिकॉन है। हो गया? क्लियर है यहां तक? तो ये बातें मोटा मोटी आपको अर्थ, क्रस्ट, मेंटल और कोर से याद रखना है। अब आ जाइए, लिख लीजिए एक लाइन। एडवर्ड स्वेस के अनुसार धरती को 3 भागों में बांटते हैं। एडवर्ड स्वेस के अनुसार लिख लीजिए, एडवर्ड स्वेस, स्वेस एक विद्वान है। एडवर्ड स्वेस के अनुसार धरती को कितने हिस्सों में बांटते हैं? वही क्रस्ट, मेंटल, कोर था, वहां खाली नाम यहां बदल जाएगा। यह एलिमेंट का जो नाम है उसके अकॉर्डिंग नाम दे देंगे। लिखिए, एडवर्ड स्वेस के अनुसार, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड स्वेस, इंटीरियर ऑफ द अर्थ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, है ना। पहले सबसे बाहर वाला का नाम है सियाल, सेकंड वाले का नाम है, इसमें लिख देता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा, सियाल। इसका नाम है सीमा और इसका नाम है नीफे। उनको ऑक्सीजन दिखाई देवे न किया। सिलिकॉन एल्युमिनियम ज्यादा था बाहरी लेयर में, तो नाम क्या दे दिए? सियाल। पर नाम क्या देना चाहिए था? ओसीएल, ओसियाल। ऑक्सीजन ज्यादा है ना जी। सीमा, यहां तो ठीक चल रहा है, यहां तो ठीक चल रहा है। सिलिकॉन, मैग्नीशियम, फिर और नीफे में यहां भी उल्टा चल रहा है। लोहा ज्यादा है, निकेल कम है। निकेल 10% है ना, अब 85% लोहा है, अब 5% क्या है? सिलिकॉन है। कोर में 5% क्या है? 85% लोहा, 10% निकेल और 5% सिलिकॉन। तो नीफे, सियाल, सी किसके अनुसार था? हाँ, अगला लिखो, होम्स के अनुसार। होम्स के अनुसार धरती को कितने में बांटते हैं? 2 भागों में। अकॉर्डिंग टू होम्स, अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। अकॉर्डिंग टू आर्थर होम्स, पूरा नाम क्या है इनका? आर्थर होम्स, ए होम्स। अकॉर्डिंग टू आर्थर होम्स, अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। आर्थर होम्स के अनुसार धरती के आंतरिक भाग को 2 भागों में बांटते हैं। इसको भी लिख लो, उसको भी लिखो। ये सॉलिड, आइए लिक्विड, इसको बोला गया क्रस्ट, इसको बोला उन्होंने सबस्ट्रेटम। लिखिए, आर्थर होम्स के अनुसार, स्वेस के अनुसार 3 भाग में हो गया। अब लिखिए, आर्थर होम्स के अनुसार धरती के आंतरिक भाग को 2 भागों में बांटते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? 2 भागों में, सॉलिड और लिक्विड। सॉलिड को क्या बोलते हैं? क्रस्ट। और लिक्विड को क्या बोलते हैं? बोलो, सबस्ट्रेटम। लिक्विड को क्या बोलते हैं भैया?